Very good evening to all of you. Please be seated. Thank you very much. मेरा सवाल सब लोगों से आज आपको जैसे पता होगा कि रिवीजन क्लास है एंड विल बी रिवाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मेरा पहला सवाल सब लोगों से, व्हाट इज द वेटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर दिस अटेम्प्ट? हाँ जी, 30% 30 मार्क्स, या देखो परसेंट बोलो या मार्क्स बोलो, बिकॉज पेपर तो 100 नंबर का हो गया। पहले तो 60 का होता था ना, तो परसेंट बोलते थे कि 60 में 30% यानी 18 नंबर का। अब तो पेपर सारा 100 नंबर का है। तो अभी 100 नंबर के पेपर में मेरा सवाल, 100 नंबर के पेपर में इंस्टीट्यूट कह रहा है 20 से 30 नंबर का। आईसीएआई, थोड़ी सी यार आवाज बढ़ाना जरा, आईसीएआई कह रहे हैं कि 20 से 30 नंबर का। जो बच्चे अटेम्प्ट देके आए हैं, री अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं, मेरा उनसे सवाल, जब लॉ 60 नंबर का होता था, 40 का बीसीआर होता था, तब भी कॉन्ट्रैक्ट का पेपर जो आता था 22 नंबर का आता था। हमें अटेम्प्ट चॉइस मिलता था ना, तो हमें क्वेश्चन 1 कंपल्सरी होता था, है ना। तो 22 का तो तभी आता था, और अब तो 100 का हो गया। तो मेरे हिसाब से तो 30 को क्रॉस ही करेगा चॉइस में। मतलब अगर हम ओवरऑल पेपर में देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलेंगे, जैसे पिछली बार मिलते थे। अब नेक्स्ट सवाल, क्या कुछ कोर्स में ऐड हुआ है एज कंपेयर टू दी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट? 3 नए चैप्टर्स आए, इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज और एजेंसी। तो कुल मिला के अब ये 3 चैप्टर्स और जोड़ दें, टोटल चैप्टर्स कितने हो गए? यूनिट वाइज देखो जो मर्जी बोलो, बट अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो 15 चैप्टर्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट कंटेन 15 चैप्टर्स। मेरा सवाल, अब मॉड्यूल में 9 यूनिट बना दिए उन्होंने, वो 9 यूनिट में 15 चीजें उन्होंने कवर कर दी। नंबरिंग का फर्क है, वो 9 यूनिट बोल रहे हैं, मैं उनको 15 चैप्टर। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूनिट, मॉड्यूल कहता है फर्स्ट यूनिट, जिसे मॉड्यूल फर्स्ट यूनिट बोलते हैं, मैं उसे 2 चैप्टर्स बोलता हूं, फर्स्ट एंड सेकंड, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एक्सेप्टेंस। इन दोनों को क्लब करके मॉड्यूल ने 1 यूनिट बना दिया, यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 6 में मॉड्यूल कहता है कॉजी एंड कंटिंजेंट। मेरे लिए वो दोनों चैप्टर्स बिल्कुल अलग है। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट एक अलग टॉपिक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक अलग टॉपिक है। तो शुरू करेंगे हम आज की रिवीजन को। किसी को कुछ पहले मुझसे पूछना है टॉपिक के बारे में, कुछ भी बात करनी है तो करो, नहीं तो मैं शुरू करूं। अच्छा, अब तो शुरुआत करते हैं। देखो, दिस इज द फर्स्ट यूनिट, मैंने नाम दे दिया नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट चैप्टर। ये नोट्स जो मैंने बनाए हैं आपके आईसीआई के मॉड्यूल से बनाए हैं। मैंने केडीए सर की किताब भी देखी थी, तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा केडीए सर की किताब तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं सब लोग, तो क्यों ना मैं आईसीआई का मॉड्यूल कवर कर दूं, ताकि कोई चीज ऊपर नीचे हुई तो हम क्लास में कवर कर लेंगे। मैंने गलत तो नहीं किया बच्चों? मैंने आईसीआई का मॉड्यूल सारा कवर कर लिया। अब आईसीआई के मॉड्यूल में कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज है वो 200 पेज का है, ठीक है। तो मैंने अभी ये 7 पेज यूज करे। जैसे मेरा ये फर्स्ट पेज नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा सेकेंड पेज ऑफर एक्सेप्टेंस है, थर्ड पेज कंसिडरेशन है, फोर्थ इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फिफ्थ इज फ्री कंसेंट, दीज 2 पेजेस आर फ्री कंसेंट, और लास्ट का ये जो बॉक्स है दिस इज 6th टॉपिक, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कुल मिला के 6 यूनिट्स मॉड्यूल में, इनका साइज 60 पेजों का है। मैंने समराइज करके उनको 7 पेजेस में रखा है। मेरा डाउट, मैंने इस समरी नोट्स में ऐसा गलती नहीं करा कि सिर्फ हेडिंग डाल दी, मैंने ऐसा नहीं किया। हेडिंग डालने के साथ साथ जो भी मुझे कीवर्ड लगे कि यार ये बच्चों को लर्न होना चाहिए, वो कीवर्ड तो मैंने डाला है। आप बस इतना ध्यान रखना है, इन नोट्स को अच्छे से पढ़ना है। अब आते हैं आपके पेपर्स पे। एक पेपर्स के बारे में भी बात जरूरी है। मैं आपके पेपर्स चेक करता हूँ, आपके पेपर्स भी देखता हूँ मैं। अभी जो टेस्ट हुआ वो पेपर मैंने देखे। ऐसा मुझे फील हुआ, आप बताना गलत है या सही है, आप में से बहुत बच्चों ने ना जनरल भाषा लिखी हुई है। जनरल भाषा समझते हैं? जनरल मतलब, मैंने कहा यार मैं बच्चों से पूछूंगा कि क्या बात है, मतलब लॉ लर्न नहीं होता लैंग्वेज वाइज? हाँ जी, या कईयों ने तो पता क्या किया, टेस्ट के अंदर एग्जाम्पल पेल रखे। अरे भाई, लॉ के पेपर में एग्जाम्पल्स होने चाहिए, या लॉ की लैंग्वेज ही सफिशिएंट होती है? सफिशिएंट। ये कोई बीकॉम का पेपर नहीं है कि कंटेंट बढ़ाना हो तो एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल डालते रहो।
नहीं प्लीज ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना पेपर में। शुरुआत करते हैं, सबसे पहला वर्ड एग्रीमेंट, रिकॉल करिए सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेशन कहती है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय, आई रिपीट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय। कोई बच्चा मुझे सिंपल भाषा में बताएगा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आई? प्रॉमिस, और प्रॉमिस का ही दूसरा नाम क्या है? एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस इन एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस बोलो या एग्रीमेंट बोलो। अगला वर्ड एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू, आई रिपीट, वो एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो एनफोर्सेबल हो। व्हाट इज एनफोर्सेबल? कैन बी एनफोर्स बाय लॉ, ये तो इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इसका क्या मतलब? यस, इनको लेके आप कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट आपकी बात को सुनेगा, कोर्ट आपको राइट दिलवाएगा। कोर्ट में तो हम किसी भी चीज के लिए जा सकते हैं, बट मेरा डाउट, कोर्ट सिर्फ उन्हीं चीजों को सुनेगा जो कोर्ट में रिकॉग्नाइज्ड है। तो वो एग्रीमेंट्स जिनके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट हमारी बात को सुनेगा, उन्हीं एग्रीमेंट्स को क्या बोला जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। मेरा डाउट, मेरी बेटी ने बोला पापा शाम को आओगे चॉकलेट लाओगे, शी मेड मी एन ऑफर, उसने ऑफर दिया, मैंने हाँ बेटा ले आऊंगा, मैं लेके जाना भूल गया, शिट्स, ऑफर को मिली, एक्सेप्टेंस बन गया एग्रीमेंट, मैं चॉकलेट लेके नहीं गया। कहते पापा कल हाई कोर्ट में मिलेंगे। नहीं एक मिनट, एक बच्चे ने बोला था कोर्ट में जा सकते हैं, मेरी बेटी कोर्ट में जा सकते हैं, सवाल ये उठा, चलो हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, कहीं जा सकती है? क्यों क्यों जा क्यों नहीं सकती? उसको बाहर गेट पे पकड़ लेंगे? नहीं, वो 18 साल की है, उसको गेट पे रोक लेंगे, ये लड़की चॉकलेट के लिए भाग यहां से, ऐसा होगा? सोच के जवाब दो। नहीं, वो कोर्ट में जाएगी, वो कोर्ट में एफिडेविट लगाएगी, एप्लीकेशन कोर्ट में जाएगी, जज के सामने आएगी, समझदार वकील उसको पहले ही मना कर देगा, मैडम मत करो, इसकी कोई वैल्यू। लेकिन अगर वो फिर भी कोर्ट में जाएगी तो मजिस्ट्रेट क्या बोलेगा, जज क्या बोलेगा? दिस इज अ सोशल एग्रीमेंट, इसके लिए प्लीज कोर्ट में मत आओ, सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय। मैं आपको कोई राइट नहीं दिलवाऊंगा, कोई आपके पापा की ड्यूटी क्रिएट नहीं करूंगा। तो सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ओनली विच एग्रीमेंट्स आर एनफोर्सेबल बाय लॉ? कैन आई यूज अबाउट कमर्शियल एग्रीमेंट्स, जिनमें बिजनेस की लेन देन होती है, पैसे का लेन देन होता है। अच्छा, तुमने ऑफर दी वैभव सर को, सर हमें फाउंडेशन की क्लास लेनी है, उन्होंने तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट किया, तुम्हारा और वैभव सर का क्या बना? एग्रीमेंट। क्या ये एग्रीमेंट सोशल नेचर का है या बिजनेस नेचर का है? तो इस एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल मानेंगे, कोर्ट में ले जाना अलाउड होगा? तो इस एग्रीमेंट को क्या मानेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। उन्हीं एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे जो कि एनफोर्सेबल बाय सेक्शन 2 क्लॉज। इसे क्लॉज ही पढ़ेंगे, सबसेक्शन तो नहीं पढ़ेंगे। आई रिपीट माय वर्ड्स, सबसेक्शन, क्लॉज, सबसेक्शन का लॉजिक नहीं है, क्लॉज का लॉजिक। सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 में हमेशा क्लॉज होता है, ये भी रटा हुआ है। देखो हाँ, ये थोड़ी सी बातों को जोड़ के, सेक्शन 2 एक जनरल सेक्शन है। जब कोई जर्नल सेक्शन होते हैं उसके अंदर हम हमेशा क्या पढ़ते हैं? क्लॉज। ये सर ने आपको डिटेल में बताया होगा, जर्नल सेक्शन में हम क्लॉज पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई सेक्शन स्पेसिफिक होता है उसके अंदर हम क्लॉज नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं? सब सेक्शन। मैं इसको एलैबोरेट अभी आगे करूंगा, प्रैक्टिकली समझाऊंगा, अभी नहीं मैं बता पाऊंगा, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट पढ़ना, एवरी प्रॉमिस इन एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस इन एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर, इन दोनों को, इसको क्या बोलेंगे? डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। एवरी प्रॉमिस इन एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर इज एन, कमन फास्ट, एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। अच्छा मुझे ये बताओ, इस डेफिनेशन में दो बातें आई हैं, है ना? मेरी पहली बात, एवरी प्रॉमिस, एक प्रॉमिस, एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दो प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में एक प्रॉमिस होगा या दो प्रॉमिस होंगे? तो उन्होंने फिर एवरी प्रॉमिस क्यों लिखा? कम ऑन फास्ट, देखो डरना मत, प्रॉमिस का मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। प्रॉमिस एक प्रॉमिस होगा या दो प्रॉमिस होंगे? लेट मी टेक 2 एग्जांपल। एग्जांपल 1, अश्मीत सर हमें पढ़ाओगे, आपने ऑफर दी, मैंने एक्सेप्ट किया, बन गया प्रॉमिस। 25,000 फीस लगेगी, सर दे देंगे। आप, मैंने बोला 25,000 ऑफर दिया, आपने कहा सर दे देंगे। प्रॉमिस नंबर 2, एक प्रॉमिस टीच करने का और एक प्रॉमिस
और इलाबोरेट करो। आपने पढ़ा, आपने बोला सर पढ़ाओगे, मैंने ऑफर दी, आपने सॉरी पढ़ाने के लिए किसने बोला सर पढ़ाओगे, तो आपने मुझे क्या दी पढ़ाने की, मैंने इसको क्या किया, ये बन गया प्रॉमिस 1। प्रॉमिस 2 की तरफ चलो, 25,000 लगेंगे, ऑफर दे रहा हूं, 25 में पढ़ोगे, ओके। तो अब मेरी इस ऑफर को तुमने एक्सेप्ट किया, क्या इसे कंसिडरेशन भी बोल सकते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं तुम, तो मेरा यहां पे कितने प्रॉमिस दिख रहे हैं आपको, 2, एक पढ़ाने का प्रॉमिस और एक ये, क्या मेरी बात क्लियर है, तो यहां तो 2 प्रॉमिस हो गए, तो यहां पे कौन सा वर्ड आएगा, एवरी प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। अब एग्जाम्पल 2, मैं गुरुद्वारे में गया, मैंने कहा भाई जी, कहते हैं हाँ जी, मैंने कहा 5 लाख का मैंने दान करना था गुरुद्वारे में, कहते हैं लाओ जी दो, मैंने ऑफर दी, उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो बदले में कुछ नहीं दे रहे मेरे को, वो बदले में कुछ नहीं दे रहे, दान हो रहा है, वो दान कर रहा हूं मैं वहां पे, मैंने ऑफर दी, उन्होंने कहा लाओ जी दो, मैंने 5 लाख का चेक काट के उनको दे दिया, कितने प्रॉमिस हैं, 1। क्या इस प्रॉमिस को भी एग्रीमेंट का दर्जा मिलेगा, आवाज नहीं आई, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा लेकिन एग्रीमेंट तो होगा। तो एग्रीमेंट के लिए दोनों तरफ से प्रॉमिस होना चाहिए या एक सिंगल प्रॉमिस भी एग्रीमेंट माना जाएगा, क्या ये बात समझ आ गया, एवरी प्रॉमिस इन एवरी फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर इज एन, वेरी गुड, क्या बात क्लियर है। नेक्स्ट डेफिनेशन पे मूव करिए, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, व्हाट इज प्रपोजल, प्रपोजल को दूसरे नाम में क्या बोलते हैं, ऑफर। अच्छा मुझे ये बताओ, ऑफर वर्ड ज्यादा पॉपुलर है या प्रपोजल, आवाज नहीं आई, बट लॉ में तो ऑफर वर्ड डिफाइंड ही नहीं है, लॉ में तो क्या वर्ड डिफाइंड है, दरअसल ऑफर वर्ड यूके में जो लॉ है, इंग्लिश कॉमन लॉ, वहां डिफाइंड है। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये कट कॉपी पेस्ट है इंग्लिश कॉमन लॉ को, क्या बात क्लियर। इंग्लिश कॉमन लॉ में ब्रिटिशर्स ने वर्ड यूज किया था ऑफर, उन्होंने कहा यार थोड़ा सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलग कर देते हैं, उन्होंने ऑफर की जगह क्या वर्ड यूज कर दिया। लेकिन हम अंग्रेज लोग, हम वो तो अंग्रेज चले गए, वो तो बड़े सिंसियर थे, वो प्रपोजल बोलते थे, बट हम हिंदुस्तानी हैं, हम खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, कभी ऑफर बोल देते हैं कभी प्रपोजल, दोनों एक्सेप्टेड है जो भी बोलो। हाँ जी, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, आपने मुझे ऑफर दिया, मैंने अपनी आपको क्या दे दी, एक्सेप्टेंस। व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई हिज असेंट देयरटू, इसका मतलब क्या हुआ, सिग्निफाइज, कम्युनिकेट। मैंने आपको ऑफर दिया, मैंने मिस ए को ऑफर दिया, क्या मेरे साथ इस वैलेंटाइन चलेगी, आई मेड हर ऑफर, वो सोच रही है, आंसर तो दो, वो सोच रही है, सिग्निफाई कर दिया उसने कुछ, या अभी सोच रही है, she did not signified anything, उसने कुछ नहीं बोला, मन में उसके भी लड्डू फूट रहे हैं, बट बोल नहीं रही वो कुछ ना, दिस इज नॉट अलाउड। आपको अपनी असेंट मुझे क्या करनी पड़ेगी, सिग्निफाई, अपना जवाब देना पड़ेगा। व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई असेंट देयर टू द प्रपोजल इज, जब ऑफर को मिल जाती है एक्सेप्टेंस, क्या बात क्लियर। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, क्या मेरी बात समझ आया, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड यानी ऑफर व्हेन बिकम्स अ प्रॉमिस या फिर एग्रीमेंट। तो अब मैं 3 बातें बोलूंगा, जवाब देना, ऑफर को जब एक्सेप्टेंस मिलेगी तो क्या बनेगा, एग्रीमेंट या फिर, सी आई वुड से बोलो, ऑफर को जब एक्सेप्टेंस मिलेगी तो क्या बनेगा, ऑफर को जब एक्सेप्टेंस मिलेगी तो क्या बनेगा, लॉ की भाषा प्रॉमिस। देखो गलती मत करना, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ promise, and every promise and every set of promise forming consideration for each other is an agreement. An agreement enforceable by law is a contract. अब देखो 3 बातें, 3 डेफिनेशन लॉ मेकर ने लिखी, हमारा बच्चा क्या करता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट विच आर कमर्शियल आर कॉन्ट्रैक्ट। 2 लाइनों में निपेट दिया उसने। यार लॉ मेकर पागल है जो इतना एलैबोरेट कर रहा है चीजों को, क्या मेरी बात क्लियर। अगर कभी भी इस पे क्वेश्चन आए, यू हैव टू राइट ऑल द 3 डेफिनेशंस। क्लियर, मेरा डाउट, बोलो जी, चला जाए आगे, मेरा डाउट। अब आगे मूव करते हैं, जरा देखना क्या नेक्स्ट आया। ओके क्लास, मेरा डाउट बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखना, जरा सम अप कर रही। यस, एग्रीमेंट का मतलब हुआ 2 क्लॉज H में। एग्रीमेंट की डेफिनेशन हमने कौन से सेक्शन में पढ़ी, 2 क्लॉज E में, और प्रॉमिस की डेफिनेशन पढ़ी 2 क्लॉज। एक बार फिर से, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन 2 क्लॉज, अगली डेफिनेशन किसकी है, एग्रीमेंट की डेफिनेशन 2 क्लॉज E, और प्रॉमिस की डेफिनेशन 2 क्लॉज B। मेरा डाउट बच्चे अब ध्यान से सुनना, मैं असेंशियल्स की तरफ मूव करूंगा। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जल्दी से। असेंशियल के लिए सेक्शन 10 है,
आई रिपीट, एसेंशियल्स आर गिवन इन सेक्शन, लेकिन सेक्शन 10 में सारे एसेंशियल नहीं है, कुछ एसेंशियल बाकी चैप्टरों से चुराए गए, ठीक है। तो मेरा डाउट, सेक्शन 10 वाले नीचे लिखे मिलेंगे आपको, ये एसेंशियल सेक्शन 10 वाले हैं, क्लियर, बट ये वाले बाकी जगह से चुराए गए हैं। पहला एसेंशियल, 10 को बाद में उठाएंगे सीरियल ऑर्डर में। चलो, पहला, कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पार्टीज चाहिए, एक ऑफर देगी, दूसरा। सेकंड सवाल, पार्टीज मस्ट बी इंटेंडिंग टू क्रिएट अ लीगल, इसका मतलब पार्टीज की कोर्ट में जाने की इंटेंशन होनी। कौन से एग्रीमेंट में ये अज्यूम किया जाता है कि पार्टी कोर्ट में जाना चाहती है? कमर्शियल में। और किस में ये अज्यूम नहीं किया जाता? सोशल में। क्या बात क्लियर? पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अगला सवाल, कुछ कई बार अदर फॉर्मेलिटीज हो सकती है, हमेशा नहीं होंगी, कुछ अदर फॉर्मेलिटीज। एग्जाम्पल, कई बार आपको बोला जा सकता है कि एग्रीमेंट हमेशा राइटिंग में करो। एग्जाम्पल, सब बच्चे बताओ, प्रॉपर्टी के पेपर जब बनवाते हैं, मकान खरीदते हैं, तो वहां एग्रीमेंट ओरल में अलाउड नहीं होता, वहां सब कुछ किस में होना चाहिए? सिर्फ रिटर्न में होना चाहिए। गवर्नमेंट को उस पर स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भी देनी पड़ती है, वो हर कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी है, ये ओनली फॉर प्रॉपर्टी पर्पस, ओनली फॉर प्रॉपर्टी पर्पस। तो अदर फॉर्मेलिटी इज नॉट एप्लीकेबल इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात क्लियर? अदर फॉर्मेलिटी के बाद अगला वर्ड क्या है बच्चे? एग्रीमेंट का मीनिंग हमेशा क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन इज नॉट वैलिड। क्या आप मेरी कार खरीदोगे? इतना बोल दिया, ये तो बताया नहीं कौन सी कार दे रहा हूं, कितने की दे रहा हूं। मैंने बोला क्या आप मेरी कार खरीदोगे, ऑफर दिया आपने, एक्सेप्टेंस दिए, लेकिन सर्टेन तो कुछ भी नहीं किया कि कौन सी गाड़ी दूंगा, कितने में दूंगा। तो एग्रीमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? अगला वर्ड, कमन फास्ट, पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस। आप मुझे 100 रुपए दो, मैं अभी उड़ के दिखाता हूं, पीछे से आवाज आई 500 ले लो, हॉल से बाहर निकल जाओ। अब आप बताओ मुझे, इज इट पॉसिबल? एग्रीमेंट्स शुड ऑलवेज बी कमन फास्ट, पॉसिबल। ये सेक्शन 10 के नहीं थे। सेक्शन 10 के जो नहीं थे, रिपीट करना, पहला 2 पार्टीज, सेकंड मस्ट बी हैविंग अ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, थर्ड सम अदर फॉर्मेलिटीज, फोर्थ सर्टेनिटी, एंड फिफ्थ इज पॉसिबल टू परफॉर्म। क्लियर? ये सेक्शन 10 के नहीं थे। अब सेक्शन 10 में चलते हैं। सेक्शन 10 का पहला, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मैं ऑफर दूंगा, आप एक्सेप्ट करो, या आप ऑफर दो, मैं एक्सेप्ट करता हूं। अगला वर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फ्री कंसेंट? आपका कंसेंट पे जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। क्या आप अपनी कार मुझे बेचोगे? आप अपनी कार मुझे बेचोगे? मैंने देसी कट्टा निकाला, आपकी कनपट्टी पे लगाया, मैंने कहा बोल बे, कार देगा या नहीं देगा? आपने कहा भाई ले जा। यहां कंसेंट तो दिया, लेकिन कंसेंट फ्री है या जोर जबरदस्ती है? कंसेंट शुड ऑलवेज बी फ्री। इस पर चैप्टर है पूरा, चैप्टर 5। अगला वर्ड, दोनों पार्टी केपेबल होनी चाहिए। माइनर दोनों में से, पागल दोनों में से, कुछ और लोग भी होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। अगला वर्ड, दोनों को क्या मिलना चाहिए? मैं आपको कंसिडरेशन दूंगा, आप मुझे दोगे। वैभव सर को आप लोगों ने फीस दी, वैभव सर को फीस रिसीव हुई, तो उनके लिए वो कंसिडरेशन है। आपको क्लासेस मिली, एजुकेशन मिली, बुक्स मिली, ये आपके लिए क्या है बच्चों? कंसिडरेशन। क्या कंसिडरेशन का पॉइंट क्लियर है? अगला वर्ड, लॉफुल कंसिडरेशन एंड, कंसिडरेशन होनी चाहिए या वो कंसिडरेशन लीगल होनी चाहिए? अब मेरा भाई कोई आगे कहता सर पढ़ा दो, मैंने कहा पढ़ा देंगे। मैंने कहा भाई 25,000 फीस लगेगी, कहता फीस क्या लोगे, अफीम दे दूंगा थोड़ी सी। अब आप बताओ मुझे, कंसिडरेशन कह रहा है अफीम लो ना सर, क्या पैसे लोगे आप भी? अब कंसिडरेशन तो दे रहे हैं ना वो, लेकिन ये कंसिडरेशन लीगल है या इलीगल है? इलीगल है। क्या बात कर, तो कंसिडरेशन ही नहीं चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन चाहिए। अगला वर्ड, लॉफुल ऑब्जेक्ट। कहता सर अपनी गाड़ी मुझे बेचोगे? मैंने कहा 2 लाख की। कहता 2.5 लाख ले लो, दे दो। मैं गाड़ी दे रहा हूं, वो 2 लाख 2.5 लाख दे रहा है। कंसिडरेशन दोनों को गलत मिल रही है या लीगल मिल रही है? आपको कार मिल गई, मुझे 2.5 लाख मिल गया, कंसिडरेशन इज लीगल। मैंने कहा मेरी गाड़ी का तू करेगा क्या? कहता है इसमें बम भर के उड़ाऊंगा दिल्ली को, इससे पूरा, इससे बॉम्ब ब्लास्ट करूंगा इस गाड़ी का। मैंने कहा तेरा तो ऑब्जेक्ट ही इलीगल है। क्या मेरी बात समझ आया? मुझे ऑब्जेक्ट भी लीगल चाहिए, कमन फास्ट, कंसिडरेशन भी। लास्ट सवाल, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज, चैप्टर 7 है बेटा, जिसमें तकरीबन 8-10 एग्रीमेंट्स है जिन्हें लॉ ने पहले से वॉइड कह रखा है, मतलब मना कर रखा है कि मत करना। 2-3 एग्जाम्पल, एग्रीमेंट इन रजिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, हम किसी के ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। अगर आपने किसी के ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन लगाया तो वो एग्रीमेंट क्या होगा? मैं वैभव सर मुझे बोले सर मुझसे 5 करोड़ रुपए ले लो, कल से क्लासेस लेना बंद कर दो।
उन्होंने मुझे ऑफर दी, मैंने उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। वैभव सर मुझे काम करने दे रहे हैं या काम ना करने के पैसे दे रहे हैं? दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। लॉ कहता है कोई किसी को काम करने से रोक नहीं सकता। तो ऐसे लॉ ने कुछ और एग्रीमेंट, एक और एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी की शादी पर रोक लगाना। मुझसे 1 लाख ले ले, कभी शादी नहीं करी हो, कह रहा 2 लाख दो फिर बताऊंगा। मेरा डाउट, मेरा सवाल, किसी की शादी पर रोक लगाना, किसी के कामकाज पर रोक लगाना, लॉ ने ये सब मना कर रखे हैं कि ये मत करना। दीज आर वैलिड या दीज आर वॉइड? किसने बोला वॉइड? लॉ ने। यानी लॉ ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया कि ये तो वॉइड। सेक्शन 10 के ये पॉइंट्स बोलो बच्चे, क्लियर है? इसमें जो आगे कंटेंट लिखा वो कंटेंट मिनिमम है, इतना तो पेपर के लिए लर्न होना चाहिए। ये कीवर्ड्स है जो लर्न होने चाहिए। क्लियर? मेरे साथ सेक्शन 10 रिपीट करना। 10 में कितने पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6। पॉइंट 1 सेक्शन 10, फ्री कंसेंट। पॉइंट नंबर 3 कैपेसिटी ऑफ पार्टी। 4th कंसिडरेशन। 5th लॉफुल कंसिडरेशन ऑन ऑब्जेक्ट। एंड 6th इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। आप पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा, कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि प्लीज एक्सप्लेन दी असेंशियल एज पर सेक्शन 10। सेक्शन का नाम वो नहीं बोलेगा एग्जाम में आपको, वो सीधा बोलेगा व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने पहले सेक्शन 10 वाले लिखने हैं। मेरे नोट्स में उल्टा है, आपको ऐसे नहीं चलना। पहले सेक्शन 10 आप पहले लिखो एज पर सेक्शन 10 देयर आर 6 फीचर्स ऑफ एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 10 देयर आर सम अदर एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। उसमें फिर आप ये 4-5 जो ऊपर वाले हैं ये लिख के आएंगे। बोलो बच्चे, क्लियर? एनी डाउट्स? कैन वी मूव टू नेक्स्ट हेडिंग? अब बताओ मुझे नेक्स्ट हेडिंग क्या आया? टाइप्स ऑफ। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ये बन गया फर्स्ट हेडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अगर ये हो गया तो चैप्टर 1 खत्म। मेरा सवाल, सब बच्चों से सवाल, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी पहला नाम क्या आता है बच्चे? क्या मैं बोल सकता हूं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो हैं जो सारे एसेंशियल सेटिस्फाई करें? सारे मतलब ये जितने एसेंशियल मैंने बोर्ड पे लिखे, अगर सारे सेटिस्फाई हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मेरा डाउट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में फर्क नहीं पकड़ पाते। बेटा एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है वॉइड एग्रीमेंट। मेरा डाउट, वो एग्रीमेंट जो शुरू से ही वैलिड नहीं है, जो स्टार्टिंग से ही वैलिड नहीं है, उसे बोलेंगे वॉइड एग्रीमेंट। इसका दूसरा नाम वॉइड एब इनिशियो, जो शुरू से ही वैलिड नहीं है। एग्रीमेंट विद अ माइनर, एग्रीमेंट विद अ पागल, एग्रीमेंट विद अ माइनर, एग्रीमेंट विद अ पागल, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ये सब के सब क्या है? वैलिड एग्रीमेंट्स या वॉइड? वॉइड का मतलब, वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड का मतलब, वॉइड का मतलब नॉट वैलिड। वॉइड का मतलब नॉट वैलिड। वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है जो स्टार्टिंग से वैलिड नहीं होते। आप इसमें 2-3 एग्जांपल लर्न कर सकते हो। कैपेसिटी नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, ये 2 एग्जांपल बोल दिए तो एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट। अब वॉइड एग्रीमेंट के बाद वर्ड आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट जो जब बना तब तो वैलिड था, लेकिन बेचारे के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, इसलिए अब वो वैलिड नहीं रह पाया। शुरू में वैलिड था लेकिन आवाज नहीं आई। अच्छा भला लड़का शादी से पहले जैसा था। शादी से पहले लड़के कैसे होते हैं आप सबको पता है। शादी के बाद वो बेचारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। मतलब शुरू से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, शुरू में तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, शुरू में तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मेरा डाउट, सब बच्चे बताओ, मेरा डाउट आंसर देना प्लीज मेरी बात का। मैं आपको एग्जांपल बोलता हूं, मैं आपको कार बेचूंगा, क्या आप मेरी कार 1 लाख रुपीज में खरीदोगे? सारे टर्म्स क्लियर कर दी मैंने आपको। आपने कहा सर लूंगा, मैंने कहा मैं ना आपको 31 मार्च के बाद दूंगा, डिलीवरी विल बी गिवन आफ्टर 31 मार्च। आपने कहा डन सर, नो प्रॉब्लम, एग्री। कॉन्ट्रैक्ट आज की नजरों में, आज कॉन्ट्रैक्ट में कोई कमी है या आज तो सही है? लेकिन इसकी परफॉर्मेंस फ्यूचर में होनी थी 31 मार्च को। मान लो इस दौरान गाड़ी को आग लग गई, कॉन्ट्रैक्ट बनने के 10 दिन बाद 25 मार्च के आसपास गाड़ी में आग लग गई, गाड़ी जल के राख हो गई। अब क्या पॉसिबल होगा परफॉर्म करना या इम्पॉसिबल? शुरू से इम्पॉसिबल या स्टार्टिंग में तो वैलिड था, बाद में इम्पॉसिबल हो गया, तो शुरू में बोलेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और बाद में बोलेंगे
वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड जरूर लिखेंगे बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के शुरू में तो था ना, बाद में प्रॉब्लम आ गया इसके साथ। क्या बात क्लियर? और शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, शुरू से ही कोई कमी थी, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलना, वॉइड एग्रीमेंट बोलना। आई उम्मीद के समझ आ गई इतनी सी बात, कोई डाउट तो नहीं है। अगला सवाल, व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? कमन कमन कमन। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बस एक दिमाग में बात बिठा लेना, जब कंसेंट फ्री नहीं होता ना तब ये वर्ड यूज करते हैं। जोर जबरदस्ती से कंसेंट लिया जाए, कोअर्जन वर्ड सुना होगा, फ्रॉड, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। जब भी कंसेंट फ्री नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये वॉइड नहीं है। अगर कोई पार्टी, मैंने तुम्हें बंदूक दिखा के तुम्हारे से गाड़ी खरीद ली, तुम्हारा कंसेंट फ्री नहीं था, हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना वो वॉइडेबल है। वॉइडेबल तुम्हारे ऑप्शन पे, तुम एग्रीव्ड पार्टी हो, तुम्हारे को नुकसान हुआ, तुम कोर्ट में जाके प्रूफ कर दो कि मैंने तुम्हें डराया था। अगर तुम कोर्ट को प्रूफ कर दोगे कि मैंने तुम्हें डराया था, तो क्या कोर्ट हमारा कैंसिल कर देगा कॉन्ट्रैक्ट? बट अगर तुम प्रूफ नहीं कर पाए तो वो वैलिड रहेगा। तो मेरा किसके पास एक ऑप्शन होता है कोर्ट में जाने का? तभी इसका नाम है वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब वॉइड कराया जा सकता है। कौन करवाएगा बच्चों? एग्रीड पार्टी। मेरा डाउट, सिर्फ कहां यूज करना है ये वर्ड? जब भी कंसेंट फ्री नहीं है। बोलो जी, क्लियर? अगला वर्ड क्या आया? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तब बोलना है बच्चों जब किसी एग्रीमेंट का कंसिडरेशन या किसी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट इलीगल है। बेटा इलीगल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट्स होते हैं जिसके लिए पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। मेरा डाउट, इलीगल एग्रीमेंट्स दो केसेस में बोलना, अगर किसी की कंसिडरेशन इलीगल है या किसी का ऑब्जेक्ट इलीगल है। अफीम वाला एग्जांपल याद करो। मेरा डाउट, अफीम दोगे? आपने कहा सर अफीम ले लेना, मैंने कहा जा ले आई हो। आप मेरे लिए 100 ग्राम अफीम ले आए। मेरा डाउट, मैंने कहा डन। पीछे से पुलिस की वैन आ गई, पीसीआर आ गई, कह रही हाँ जी सरदार जी चलो साथ चलो हमारे। मैंने कहा जी क्यों? क्लास में खेल रहे हैं हम। तो कहते खेल नहीं रहे, ये क्या है? कमन फास्ट है। दिस इज इलीगल एग्रीमेंट। और दूसरा एग्जांपल याद करो, मैं आतंकवादियों को गाड़ी बेच रहा था बॉम्ब ब्लास्ट के लिए, क्या इसके लिए भी इलीगल माना जाएगा? ये भी तो इलीगल। अच्छा मुझे ये बताओ, इलीगल और वॉइड में क्या फर्क है? वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल और अगेंस्ट लॉ, पनिशमेंट मिलेगी। वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट अगेंस्ट लॉ, पनिशमेंट नहीं मिलेगी। क्या बात क्लियर? बच्चों से एग्रीमेंट करोगे तो वो वॉइड है, वो इलीगल नहीं है। लेकिन अगर कोई इलीगल ऑब्जेक्ट की बात करोगे, इलीगल कंसिडरेशन लोगे, तो वो इलीगल है। क्या क्लियर? मेरा नेक्स्ट सवाल, इलीगल के बाद लास्ट नाम क्या आया? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये वाला जिसमें कोई कमन, ये रहा, जिसमें कोई कमन फास्ट, कोई अदर फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो रही। अब एग्जांपल, प्रॉपर्टी के पेपर के लिए जब तक गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी पे ना करो, आप कोर्ट में आपकी बात जज नहीं सुनेगा। कोर्ट क्या, जज कहेगा क्या हुआ जनाब, मैंने इसको प्रॉपर्टी के पैसे दिए, इसने मेरे को ना प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करी। जज बोलेगा पेपर बनाए थे? हाँ जी सर रिटर्न में है। जज कहेगा इस पर स्टैंप ड्यूटी तो पेड नहीं है। सर वो तो मैं भूल गया। जज कहता फिर मैं भी भूल गया, जा यहाँ से। मेरा डाउट, यानी वहां नहीं सुनी जाएगी बात क्योंकि आपने एक अदर फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करी। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू दोस कॉन्ट्रैक्ट जो वाक्य तो वैसे तो ठीक है, लेकिन उनमें कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी थी, वो आपने सेटिस्फाई, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं करोगे इन कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिड का दर्जा नहीं मिलेगा। क्या बच्चों बात समझ आया? एक बार फिर से बोलो, सब कुछ सही है तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? शुरू में सही था, बाद में खराब हो गया। वॉइड, शुरू से ही बेकार है। वॉइड एग्रीमेंट, कंसेंट जोर जबरदस्ती से लिया गया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, पर्पस इलीगल था। इलीगल, अब ना देखो मॉड्यूल में वर्ड है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, बट टेक्निकली आई वुड से इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज अ रॉन्ग वर्ड। इलीगल एग्रीमेंट होना चाहिए। वाई बेटा? क्योंकि जो चीज इलीगल होगी वो कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकती। क्या मेरी बात क्लियर? तो इलीगल के लिए क्या वर्ड यूज होना चाहिए? क्या मॉड्यूल में देखो जो था मैंने वो डाल दिया, पेपर में लिख के आ जाओ आप, लेकिन अंडरस्टैंडिंग को ठीक रखना कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्लियर? अगला सवाल, अनएनफोर्सेबल समझ आया? चलिए लेट्स मूव टू ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। पहला नंबर एक्सप्रेस। व्हाट इज एक्सप्रेस? अगर कोई पार्टी ओरल में या राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो कौन सा है? एक्सप्रेस। एक्सप्रेस में ओरली, मैंने ओरल ऑफर दिया, आपने ओरल में एक्सेप्ट किया, या मैंने लिखत में मैसेज भेजा, आपने व्हाट्सएप से रिप्लाई किया, दीज आर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज इंप्लाइड? बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। हाँ जी, बाय द कमन फास्ट। अरे आवाज नहीं आई,
एक एक करके भाई, मुझे भी आता है। हाँ, मेरा सवाल, बाय एक्शन और कंडक्ट ऑफ पार्टी और कोर्स ऑफ डीलिंग, 3 वर्ड्स है। बाय एक्शन, कंडक्ट मतलब बिहेवियर, या कोर्स ऑफ डीलिंग का मतलब जैसे पहले से चल रहा है। मेरा सवाल, वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सप्रेसली नहीं है, मतलब इसमें पार्टी बोलेगी नहीं, लिखेगी नहीं, पार्टी अपना कंडक्ट शो करेगी, अपना बिहेवियर शो करेगी। मेरा डाउट, हमारे बीच में एक एग्जाम्पल है, मैंने आपको ऑफर दी, क्या आप मेरी कार खरीदोगे 1 लाख में? मैंने गाड़ी के बारे में सब कुछ आपको बता दिया, क्या आप मेरी गाड़ी खरीदोगे 1 लाख में? आपने यूं कर दिया, या आपने यूं भी नहीं किया, आपने, मैंने बोला 1 लाख में कार खरीदोगे, सारा कुछ बताया, आपने कोई जवाब नहीं दिया, सीधा 1 लाख निकाल कर टेबल पर रख दिया। अब आप बताओ, कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन आपके एक्शंस क्या शो कर रहे हैं कि आप मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहे हैं दोस्तों? बताओ, एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या बात क्लियर? एक्सेप्टेंस के लिए आप कोई एक्शंस कर रहे हो। क्या बात क्लियर? साइलेंट नहीं रहना, कोई एक्शन करो, एक्शंस कंडक्ट करना पड़ेगा आपको। क्या बात क्लियर? मेरा डाउट, कोई और एग्जांपल दूं या समझ आ गया एम्प्लॉयड? एनी डाउट्स? थर्ड वर्ड सुनो, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे कुछ नहीं करना। देखो, मैं टैसिट को कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मानता, मुझे नहीं पता आपने क्या पढ़ा टैसिट को लेके, आपके मॉड्यूल में केवल ये वर्ड है टैसिट। मॉड्यूल कहता है जहां साइलेंस है, कॉन्ट्रैक्ट बाय साइलेंस, बोलना नहीं है बिल्कुल भी, कॉन्ट्रैक्ट बाय साइलेंस आर कॉल्ड टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने बोला एटीएम से पैसा निकलवाने जाते हो, 2 एग्जाम्पल दे रखे मॉड्यूल में। जब मैं स्टूडेंट था तब भी यही 2 एग्जाम्पल थे, आज 20 साल हो गए मुझे पढ़े हुए, तब भी यही 2 एग्जाम्पल है। मॉड्यूल के पास तीसरा एग्जाम्पल ही नहीं है टॉपिक के लिए कोई, पहला रटने पड़ेंगे एग्जाम्पल। कहते हैं एटीएम से पैसा निकलवाना टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। हमने एटीएम में गए, हमने वहां जाके कमांड दी, पैसे बाहर आ गए, पैसे लेके आ गए, दिस इज अ टैसिट, क्योंकि बोला हमने भी कुछ नहीं, मशीन ने भी कुछ नहीं, साइलेंट टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जांपल और देता है ये, ऑक्शन सेल, जब नीलामी होती है, 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, वो हैमर मारता है। जब हैमर, समझ के, जब वो हैमर मारता है, जज ने हैमर मारा, यानी आपने बिड लगाई, ये कैलकुलेटर को 1 लाख में लेगा, पीछे से आवाज 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000, इससे ऊपर किसी ने नहीं बोला, 1,20,000 पे रुक गया। मैंने बोला 1,20,000 1, 1,20,000 2, 1,20,000 3, बोलते जज ने हैमर मार दिया। बोला तो जज ने कुछ नहीं, जज ने सिर्फ हैमर मारा। ये भी साइलेंस है जज का, इसे भी किस नाम से बुला रहे हैं दोस्तों? बताओ, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। अगर टैसिट आ जाए तो आपने यही 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। टैसिट मीन्स साइलेंस। यहां पे आपने 2 एग्जाम्पल कौन से देने हैं? ये मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स है। बोलो बच्चे, क्लियर है? मेरा डाउट, व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? कमन फास्ट को अभी तक की भाषा में मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पार्टीज होती हैं, एक ऑफर देती है, दूसरा, यानी कहने से कॉन्ट्रैक्ट एक म्यूचुअल कंसेंट का वर्ड है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पार्टीज का होना जरूरी है, दोनों के बीच में म्यूचुअल कंसेंट होगा, यस और नो। लेकिन क्वासी एक उल्टा कंसेप्ट है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू दो कॉन्ट्रैक्ट जहां पे पार्टीज के बीच में कोई ऑफर नहीं, कोई एक्सेप्टेंस नहीं, पार्टी एक दूसरे को जानती भी नहीं होंगी, लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती क्रिएट कर दी। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू दोस कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर नॉट क्रिएटेड बाय पार्टीज बट। अब एक बात बताओ, क्लास खत्म हो गई, किसी बच्चे का मोबाइल क्लास में छूट गया या वॉलेट छूट गया, मेरे हाथ लग गया, लॉ कहता है वो इधर है, मैंने कहा मजा आ गया, आज तो बटर चिकन खाऊंगा अब। हाँ, मेरा लॉ कहता है वो इधर है, मैंने कहा यस सर। बोला क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कहा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? कह रहे जिसका ये वॉलेट था और तू, मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं वॉलेट किसका था। बोला तू और वो, तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तू फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है, तो जो उस बंदे को ढूंढना है उसका वॉलेट रिटर्न करना है। मैंने कहा नौकरी करूंगा मैं जानता ही नहीं उस बंदे को कौन है। कह रहे तू नहीं जानता, मैं कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहा हूं। जब भाई मैं तो ओनर को जानता ही नहीं, ओनर ने मुझे थोड़ी ना कहा कि मेरे को ढूंढ और मेरा वॉलेट मुझे वापस कर, बल्कि ये ड्यूटी किसने क्रिएट करी? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली 5 ड्यूटीज हैं जो लॉ ने क्रिएट करी जबरदस्ती आपके ऊपर, आपको वो माननी पड़ी, जिसमें से एक एग्जांपल था फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। आई होप आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया। देखो पहली लाइन में लिखा, लॉ क्रिएट्स एंड एनफोर्स लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। बच्चे लास्ट हेडिंग ई कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई बच्चा बताएगा ई? जितने भी आज हम ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ई अमेजॉन पे जाके कुछ खरीद रहे हैं, दीज आर ऑल ई कॉन्ट्रैक्ट्स। बोलो बच्चे, क्या बात क्लियर है आपको? ये वाली ई कॉन्ट्रैक्ट्स भी समझ आ गया। अब नेक्स्ट हेडिंग पे मूव करते हैं।
अब लेग स्टेडिंग पे मूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। एक मिनट बेटा आ रहा हूं। हाँ जी बच्चे, अगर दोनों पार्टी ने अपना अपना काम कर दिया, तुमने फीस दे दी, हमने कोर्स करा दिया, तो इसे कौन सा बोलेंगे? एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड में दोनों ने अपना अपना काम कर दिया। और अगर दोनों में से किसी ने अभी अपना काम नहीं किया, मेरा पेंडिंग है, तो उसे क्या बोला जाएगा? एग्जीक्यूटरी। सब बच्चे बताओ, अब एग्जीक्यूटरी में ध्यान से सुनना, एग्जीक्यूटरी दो तरह का होगा, यूनिलेटरल और बायलेटरल। अगर दोनों ने अपना काम नहीं किया तो बायलेटरल, एक ने कर दिया एक ने नहीं करा। तुमने फीस दे दी, वैभव सर ने अभी कोर्स नहीं कराया, तो मेरा डाउट, दोनों ने अपना काम कर दिया, दोनों ने नहीं किया या एक ने नहीं किया? तो इसको कौन से वाला बोलेंगे बताओ? यूनिलेटरल। तुम्हारा वैभव सर के साथ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि तुमने तो अपना काम कर दिया। जिन्होंने पूरी फीस दे दी बट वैभव सर ने तो अभी पूरा कोर्स नहीं कराया, तो वैभव सर का काम पूरा नहीं हुआ, तुम्हारा तो पूरा हो गया, तो ये यूनिलेटरल है। बट जिन बच्चों ने अभी पूरी फीस नहीं दी, इंस्टॉलमेंट एक दे दी, एक रह गई, वैभव सर ने भी तो भी पूरा नहीं कराया, ना तुमने पूरा काम किया ना उन्होंने पूरा काम किया, तो ये कौन सा हो गया? बायलैटरल। क्या बात क्लियर? दोनों ने अपना काम कर दिया तो एग्जीक्यूटेड, अभी काम नहीं हुआ पूरा, एग्जीक्यूटरी। अब दोनों ने अपना काम नहीं करा या एक ने अपना काम नहीं करा? एक ने नहीं करा तो यूनिलेटरल, दोनों ने अपना काम नहीं करा तो बायलैटरल। विद दिस चैप्टर 1 ऑफ द मॉड्यूल कम्स टू एन एंड। आई होप कुछ समझ आया बच्चे। मेरा डाउट है डेप्थ बढ़ाई जाए तो बताइए, या ओके अप्रोच? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कहोगे सर थोड़ा और एलैबोरेट करो मैं कर दूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आप रिकॉल कर पा रहे हो चीजों को पीछे? हाँ जी दोस्तों, हो रही हैं चीजें रिकॉल? ज्यादा नींद तो नहीं आ रही? हाँ जी, आपका डाउट था कुछ? अभी हाल फिलहाल में ऐड हुआ है, अभी मतलब कुछ साल पहले से ऐड हुआ, पहले थोड़े हमने नहीं पढ़ा, एज अ स्टूडेंट हमने नहीं पढ़ा कभी। ओके क्लास, नाउ वी आर मूविंग टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, खत्म हो गया। हम मूव करके चैप्टर 2 में ऑफर एक्सेप्टेंस। अब हम डिटेल में बात करेंगे ऑफर की और डिटेल में बात करेंगे एक्सेप्टेंस की। क्लास रेडी? आवाज नहीं आई? लॉ में ऑफर वर्ड डिफाइंड ही नहीं है, लॉ में तो क्या वर्ड डिफाइंड है? प्रपोजल का सेक्शन 2 क्लॉज ए, when the person signify, when one person signifies his willingness, जब आप अपनी willingness किसी को बताते हो। when one person signify माने बताना, कन्वे करना। क्या कन्वे करना? अपनी willingness, कुछ करने की willingness to do or to abstain from doing anything। मेरा डाउट, willingness to do, कुछ करने की willingness या कुछ ना करने की? मेरा डाउट, यार तुम मेरी बात मानो, तुम मुझे बताओ क्या आज हम 1 घंटा फालतू पढ़ ले? यहां पे अपनी विलिंगनेस कुछ करने की कह रहा हूं या कुछ ना करने की? करने। अबे यार सीरियस नहीं होना, मैं कुछ पूछ रहा हूं, क्या 1 घंटा फालतू पढ़ लोगे आज? या मैं विलिंगनेस शो कर रहा हूं, ऑफर दे रहा हूं, वुड यू लाइक टू स्टडी 1 आवर मोर? मेरा वैभव सर का स्पेशल मेरे को कॉल आया 5:25 पे, अश्मीत सर। मैंने कहा यस सर। कहते सर एक रिक्वेस्ट थी, सी मैं ना सीए इंटर सीए फाइनल को ज्यादा पढ़ाता हूँ, तो मेरा ना जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो मेरी क्लास का साइज जो है ना वो 2 घंटे वाली 3 घंटे चला जाता है। उनका स्पेशल फोन आया, सर। मैं कहा जी सर। कह रहे सर 7:30 मीन्स 7:25। मैंने कहा मतलब? कह रहे 7:30 का मतलब 7:30 होना चाहिए, उससे ऊपर क्लास। मैं कहा सर देखो बच्चों के ऊपर है, बच्चे कहेंगे 7:15 छोड़ दूंगा, बच्चे कहेंगे 7:45 तक, वो तो बच्चों पे है। कह रहे नहीं सर बच्चों की नहीं चलेगी यहाँ पे, ना आपकी चलेगी ना बच्चों की चलेगी, 7:30 मतलब 7:30। मैंने कहा, कहते टॉपिक बीच में छोड़ देना सर अगर टॉपिक छूट गया। मैंने कहा भाई इतना स्ट्रिक्टनेस? कह रहे सर बच्चियां दूर से आती हैं, रात का टाइम हो जाता है तो 7:30 छोड़ देना। मैं कहा ठीक है सर, मैं 25 पे ही छोड़ दूंगा यार, मैं उनकी बात को टालूंगा नहीं। क्लियर? मुद्दा ये था कि मैंने विलिंगनेस शो करी, क्या 1 घंटा फालतू पढ़ोगे? या मेरी विलिंगनेस कुछ करने की है या कुछ ना करने की? क्या क्लियर? एग्जाम्पल 2, यार बेटा आज ना मेरा और पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, क्लास को यहीं रैप अप कर दे। अब मेरी मैंने ऑफर दी, क्या क्लास यहीं खत्म कर दे? अब मेरी विलिंगनेस कुछ नहीं करने की है, यस और नो? तो विलिंगनेस कैन बी टू डू समथिंग और टू, अब देखो नॉट टू डू समथिंग बोल सकते हो अंग्रेजी में, बट लॉ में वर्ड क्या है? एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। क्या बात क्लियर? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और टू डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू। मैं अपनी विलिंगनेस तुम्हें क्यों बता रहा हूं? ताकि तुम्हारा कंसेंट ले सकूं, विद अ व्यू टू ऑब्टेन दी असेंट ऑफ सच अदर।
आपका असेंट चाहिए मुझे। असेंट मतलब आपकी एक्सेप्टेंस चाहिए। असेंट माने एक्सेप्टेंस चाहिए। किस चीज को? अगर मैंने कुछ करने की बात करी थी या कुछ एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस मतलब कुछ नहीं करने की बात करी थी, मैंने पॉजिटिव, अगर मैंने बोला था मैं पढ़ाना चाहता हूं 1 घंटा फालतू, तो वो एक्ट हो गया। मैंने कहा था मैं और नहीं पढ़ाना चाहता, तो वो एब्स्टिनेंस हो गया। मैं तुम्हारा कंसेंट चाहता हूं, तुम्हारी एक्सेप्टेंस चाहता हूं, अपनी पॉजिटिव ऑफर को या अपने नेगेटिव ऑफर को। क्या बात क्लियर? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain from doing something with a view to obtain the to such act, or he is said to make a proposal. बोलो बच्चे, सेक्शन नंबर कौन सा? असेंशियल 1। क्या 2 पार्टीज होंगी? जो ऑफर देगा उसको क्या बोलेंगे? ऑफरर या प्रोमिसर? देखो, मैं वो किताब कह रही है ऑफरर भी बोलते हैं, प्रोमिसर भी बोलते हैं, बट मैं कहता हूं अभी ऑफर दिया ना तो ऑफरर बोलो, क्योंकि प्रॉमिस तो तब होगा जब एक्सेप्टेंस आएगी। प्रॉमिस तो तब होगा जब मैंने ऑफर दी, तुमने का सोच के बताता हूं, तुमने मेरी ऑफर एक्सेप्ट थोड़ी ना करी, तो मुझे प्रॉमिसर क्यों बोल रहे हो? प्रॉमिसर तो तब बोलना चाहिए जब प्रॉमिस हो जाए। क्या मेरी बात समझ आया? तो मैंने ऑफर दी, तुमने ऑफर सुनी, तुमने कहा ठीक है सर, तुमने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ, जैसे ही प्रॉमिस बना, क्या अब मैं बोल सकता हूं मैं प्रॉमिसर हूं और तुम क्या हो? प्रॉमिस। लेकिन जब तक प्रॉमिस नहीं होता तब तक मुझे प्रॉमिसर नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? ऑफरर। क्या बात क्लियर? सबसे पहला सवाल, एक पार्टी जो ऑफर देगी वो ऑफरर होगी। सेकंड सवाल, ऑफर में हम कुछ करने की बात करेंगे या कुछ? ऑफर दी जाती है सामने वाले का क्या लेने के लिए? ऑफर कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव कुछ करने की बात, नेगेटिव कुछ ना करने की बात। हाँ जी, बताओ जी, क्या ऑफर की बात डेफिनेशन क्लियर है? असेंशियल पे मूव करे? आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। और जय माता दी नहीं हो मेरा डाउट। अब मेरा सवाल, असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। एक ऑफर का पहला असेंशियल, हाँ जी, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। कमन फास्ट, ऑफर ऐसी होनी चाहिए जो लीगल रिलेशन क्रिएट कर सके। क्या यहां पे लॉ मेकर ये कहना चाह रहे कि सोशल ऑफर नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सोशल ऑफर क्या नहीं क्रिएट कर पाती? लीगल रिलेशंस। सोशल ऑफर नहीं होनी चाहिए। मेरी बेटी ने बोला पापा चॉकलेट लाओगे? लॉ कहते हैं इसको ऑफर मत मानो, क्योंकि ऑफर तो वो होगी जो, यानी लॉ मेकर सोशल ऑफर्स को डिस्करेज कर रहे हैं। क्या बात क्लियर? सेकेंड, ऑफर हमेशा सर्टेन होनी चाहिए, या डिफाइन करो एग्जैक्टली किस चीज की ऑफर है। तुम्हारी ऑफर वेग नहीं होनी चाहिए। वेग मतलब अनक्लियर, कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। डिफाइन करो एग्जैक्टली, मैं तुम्हें अपनी रेड वाली मारुति ऑल्टो कार देना चाहता हूं। रेड वाली मारुति ऑल्टो, क्या मैंने डिफाइन कर दिया क्या चीज देना चाहता हूं? दिस इज वेग नहीं होनी चाहिए। वेग मतलब कंफ्यूजन। जो बात मैं तुम्हें अपनी कार देना चाहता हूं, दिस इज अ वेग एग्जांपल, बिकॉज कौन सी कार? कुछ बताया ही नहीं मैंने आपको। क्या बात क्लियर? मेरा डाउट, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी, कमन फास्ट, ऑफरी। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। मैंने ऑफर दी, तुमने सुनी ही नहीं, तो वो ऑफर कैसी? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। मेरा डाउट, इस पे ये केस जरूर लर्न करना, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इनका भतीजा भाग जाता है, ये अपने नौकर को भेजते हैं, जा ढूंढ के लेकर आ। प्लीज प्लीज वो केस जरूर लर्न करना, क्योंकि कई बार क्या होता है सेम केस उठ के सिचुएशन आ जाएगी। वो एक सिचुएशन दे देगा कि बंदे का भतीजा भाग गया था घर छोड़ के, उन्होंने अपने नौकर को भेजा, नौकर ढूंढने गया, पीछे से उन्होंने ऑफर अनाउंस कर दी, बट नौकर को ऑफर का पता ही नहीं लगा। तो ऑफर जब नौकर को पता ही नहीं लगी तो एक्सेप्टेंस कैसे आ सकता है? ये क्वेश्चन इस तरह से बन के आ सकता है। तो केस जरूर लर्न करना। आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि प्लीज एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड इन लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त केस। केसेस एक्सप्लेन करने को नहीं आएंगे, बट केस याद करना है, क्योंकि उस पर बेस्ड सिचुएशन आ सकती है। क्लियर? मेरा डाउट, नेक्स्ट पॉइंट, it must be made with a view to obtain the common fast। इसका मतलब क्या है? ऑफर उसको माना जाएगा जब हम सामने वाले का असेंट चाहते हैं। अब मैं 2 एग्जांपल बोलता हूं। क्या तुम मेरी रेड वाली कार खरीदोगे? दिस इज अ ऑफर। यार मैं ना रेड वाली कार बेचना चाहता हूं, सोच रहा हूं बेचूं या ना बेचूं। अब यहां पे मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं, तुम्हारी असेंट मांग रहा हूं। क्या सोच रहा हूं यार बेचूं या ना बेचूं? दिस इज नॉट अ ऑफर, क्योंकि यहां तो मैं तुमसे सिर्फ अपना व्यू पॉइंट शेयर कर रहा हूं, मैं तुम्हें किसी चीज की ऑफर थोड़ी ना दे रहा हूं। नेक्स्ट सवाल, इट मे बी कंडीशनल। क्या ऑफर में कंडीशन हो सकती है? सोच के बोलना, क्या ऑफर में कंडीशन हो सकती है? देख भाई, मैं अपनी रेड कार तेरे को दूंगा, बट मेरी शर्त है
मेरी शर्त है तुझे सारे पैसे एडवांस देने पड़ेंगे और जो भी पैसे होंगे ऑनलाइन ट्रांसफर करना पड़ेगा, मैं कैश नहीं लूंगा। क्या ऑफर देते समय मैं कोई भी कंडीशन लगा सकता हूं? मेरी कंडीशन पसंद हो तो ऑफर लो, एक्सेप्ट करो, नहीं तो मत करो एक्सेप्ट। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म दैट नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। बेटा आप डरना नहीं है, ठीक है? आपका नाम क्या है? हाँ जी, हाँ जी, ऋषा। ऋषा, मैंने आपको एक बात बोली, क्या ऋषा आप मेरा मोबाइल खरीदना चाहोगी? आई विल गिव यू फॉर 10,000। अब ऋषा बोली सर सोचने दो, मैं अपने पापा या मम्मा से पूछ के बताऊंगी। मैंने कहा ऋषा, कल तक अगर जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि तुमने एक्सेप्टेंस दे दी। कल तक अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा तुमने एक्सेप्टेंस ले ली, तुमने एक्सेप्टेंस दे दी। अगर तुम्हें मना करना अभी मना कर दो या कल से पहले पहले मना कर देना, कल शाम से पहले पहले। अगर कल 5 बजे तक तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तुम साइलेंट रही, तो मैं मान लूंगा तुमने एक्सेप्ट। क्या ये बोल के मैं इसके ऊपर बर्डन डाल रहा हूं? सामने वाले पे एक्सेप्टेंस का कभी बर्डन मत डालना। उसको ये मत बोलना कि अगर तूने जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि तूने एक्सेप्ट। क्या ऐसे बोल सकता हूं? ऋषा, आपको मेरा फोन लेना है, आप अपना जवाब कल तक दे सकते हो, कल तक अगर जवाब नहीं आया तो मैं फोन किसी और को बेच दूंगा। अब मैं इसमें बर्डन तो नहीं डाल रहा कि तूने अगर जवाब नहीं दिया तो तूने एक्सेप्ट कर लिया। क्या बात क्लियर? तो ये वो वाला पॉइंट हो गया कि सामने वाले पे बर्डन नहीं डालना। नेक्स्ट सवाल, ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। कमन कमन कमन, ऑफर में भी स्पेसिफिक और, यहां पे केस बड़ा मशहूर आया, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। बच्चे मैं ऑफर देता हूं, ऋषा नाम है इस बच्ची का, है ना बच्चे? ऋषा क्या मेरी कार खरीदोगे? अब ऋषा एक स्पेसिफिक गर्ल है, मैं ऑफर इस स्पेसिफिक पर्सन को दे रहा हूं। क्या ये स्पेसिफिक ऑफर है या जर्नल ऑफर है? स्पेसिफिक ऑफर है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, आप जितने बच्चे इस बैच में बैठे हो, आप में से कोई मेरी कार खरीदना चाहेगा? आप जितने बच्चे इस हॉल में बैठे हो, क्या आप में से कोई मेरी कार खरीदना चाहते हो? क्या आप भी एक स्पेसिफिक ग्रुप हो? ये भी तो एक स्पेसिफिक ग्रुप है, तो इसको नहीं बोल सकते स्पेसिफिक ऑफर। सॉरी, इसको क्या नहीं बोल सकते? जनरल ऑफर। दिस इज अ विच ऑफर? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक ऑफर वो ऑफर होती है जिसमें हमें पता होता है कि हम ऑफर किसको दे रहे हैं, हमें पता होता है कि एक्सेप्टेंस कौन देगा। अब मैंने बोला क्या आप में से कोई मेरी कार खरीदेगा, क्या मुझे पता है इसमें से इसी ग्रुप में से कोई एक्सेप्टेंस देगा? तो इस ऑफर को क्या बोला जाएगा? अगर मैं मॉल के ऊपर छत पे खड़ा होकर बोलूं कोई मेरी कार खरीद लो प्लीज, अब आप मुझे ये बताओ, मुझे पता है कौन एक्सेप्ट करेगा, तो ये ऑफर क्या मानी जाएगी? बताओ बेटा, जनरल ऑफर। तो रिक्शे वाला जब चिल्ला रहा होता है मधुबन चौक मधुबन चौक मधुबन चौक, मेरा उसको नहीं पता होता कि कौन एक्सेप्ट करेगा, तो वो रिक्शे वाले की ऑफर को क्या बोला जाएगा? जनरल ऑफर। आई होप आपको जनरल ऑफर समझ आए। जर्नल में हमें ये नहीं पता होता हमारी ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिक में एक ग्रुप होता है। अच्छा, मैं एग्जांपल नंबर 3 बोलता हूं, जरा सुनना। रुक्मणी देवी पीतमपुरा के बच्चों को, के उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, मैं उन्हें ऑफर देता हूं अगर उनमें से कोई मेरी कार खरीदना चाहता है। अगेन मैंने स्पेसिफाई कर दिया ना कि स्कूल के बच्चों को ही दूंगा सिर्फ, दिस बिकम्स अ स्पेसिफिक। कोई भी मेरी कार खरीद लो, दिस इज अ जनरल ऑफर। बेटा जनरल ऑफर में, अच्छा कोई बच्चा मुझे याद कराएगा, भैया माइक दोगे आप? हाँ जी, कोई बच्चा मुझे याद कराएगा कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में क्या हुआ था केस में? दिस वाज एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ जनरल ऑफर। ओके, देना भैया मां। हाँ जी, दिस वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ जनरल ऑफर। सर कार्लिल, हाँ जी सर कार्लिल बॉस ने बोला था कि अगर हमारी स्मोक बॉल कंज्यूम करोगे तो इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, ओके, बट उसने कंज्यूम कर ली थी लेडी ने, और फिर उसको इन्फ्लुएंजा हो गया था। बिल्कुल। उस कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट दी थी, जो भी हमारी ये बॉल्स दवाई थी एक तरह की, इन बॉल्स को च्यू करेगा, कंज्यूम करेगा, उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, अगर हुआ तो हम कंपनसेट करेंगे। यानी उन्होंने एक तरह से लोगों को ऑफर दिया कि आप लोग हमारी दवाई लो, खाओ, आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। मेरा एक मिसेस कार्लिल ने दवाई खरीदी, खाई, बट उनको तो फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया। अब मिसेस कार्लिन ने उस कंपनी को बोला जी तुमने जैसा कहा था मैंने तो खाई, मुझे तो इन्फ्लुएंजा हो गया, लाओ मुझे कंपनसेट करो। तो वो कंपनी कहती हम तो आपको जानते ही नहीं, हमने तो आपको ऑफर दी नहीं थी। मेरा जज साहब ने क्या बोला? दिस इज अ
जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्या इस कंपनी को पैसे देने पड़ गए थे मिसेस कार्लिल को? यस। क्या बात क्लियर? मेरा डाउट, ये वाला पॉइंट क्लियर है? जी पॉइंट, एच पॉइंट, ऑफर में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। बच्चे जल्दी से बताओ, एक्सप्रेस ओरल में दूंगा, रिटर्न में दूंगा, इंप्लाइड ऑफर्स अपने बिहेवियर से दूंगा, जहां पे मैं बोलूंगा या मेरे एक्शंस बोलेंगे? कोई एग्जांपल जहां पे मैं नहीं बोल रहा, ऑफर मेरे एक्शन से हो रही है? कूली का एग्जांपल, कूली का एग्जांपल ले लो। कूली कुछ बोलता है या अपने आप सामान उठा लेता है? हम स्टेशन पे गए, सामान ट्रेन से उतारा हमने, कूली ने उठा लिया, मेरा हम भी उसके पीछे पीछे चल पड़े, बाहर जाके उसने स्टेशन के बाहर फेंक दिया। मेरा डाउट, उसने हमें कौन सी ऑफर दी? और हमने भी कोई जवाब नहीं दिया, हम उसके पीछे पीछे चल पड़े, हमने भी इंप्लाइड क्या दे दी? एक्सेप्टेंस। क्या बच्चों मेरी बात समझ आए? तो इंप्लाइड ऑफर का मतलब क्लियर है। अगला हेडिंग, इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल। इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। बच्चे ऑफर में 2 स्टेप्स है, मैं ऑफर दूंगा, आप एक्सेप्ट करोगे। इन्विटेशन टू ऑफर में 3 स्टेप्स है, मैं इनवाइट करूंगा, आप ऑफर देंगे, तो फिर मैं एक्सेप्ट करूंगा। रियल लाइफ में 99% केसेस में हम ऑफर देते नहीं है, ऑफर्स इनवाइट करते। ऑफर इनवाइट करने वाला बंदा आप लोगों को इनविटेशन भेजता है, आप लोग उसका इनविटेशन देख के उसको आके ऑफर देते हो, और फिर अगर उसको आपकी ऑफर सही लगती है तो वो बताओ बेटा, रेस्टोरेंट में जितने भी वेट वो होते हैं क्या, मेन्यू कार्ड्स, वो मेन्यू कार्ड्स ऑफर थोड़ी ना होती है, वो क्या होती है? इनविटेशन टू ऑफर। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। 2 मिनट के लिए हाइपोथेटिकली मान लो कि जो ये मेन्यू कार्ड्स हैं, जो मेन्यू कार्ड्स हैं वो ऑफर है, ठीक है? मेन्यू कार्ड पे लिखा हुआ था मक्की की रोटी सरसों का साग। अब वो तो आपको पता सीजनल होता है ना? मैं गर्मियों में चला, गर्मियों में नहीं मिलता मक्की की रोटी सरसों का साग। मैंने जाके उसको बोला, ओए गर्मियां थी, मैंने कहा जाओ 2 मक्की की रोटी सरसों का साग ले, मक्खन लगा के ऊपर। कह रहा सर ये नहीं मिल पाएगा। मैंने कहा क्यों नहीं मिल पाएगा? तूने ऑफर दी, मैंने, अब तो मुझे मक्की की रोटी ला के दे, नहीं तो डैमेजेस दे। क्या ये तो गड़बड़ हो जाएगी? तो इसको ऑफर मत बोलो, इसको क्या बोलो? वेटर, रेस्टोरेंट हमें ऑफर नहीं देते, बल्कि हमें उनका मेन्यू कार्ड ऑफर नहीं होता, उनका मेन्यू कार्ड। अब उस मेन्यू कार्ड को हम पढ़ते हैं, एक दाल मखनी, 2 लच्छा पराठा, 1 बटर चिकन, 1 कढ़ाई चिकन, 1 शाही पनीर। हमने ऑफर दी, वो कह रहा सर चिकन नहीं हो पाएगा, मंगलवार है, बाकी सब कुछ हो जाएगा। मेरा डाउट, हमने ऑफर दी, उसके बाद जो जो अवेलेबल था उसने एक्सेप्ट कर ली। तो रेस्टोरेंट वाले हमेशा क्या देते हैं? अच्छा, वैभव जलान क्लासेस के जो बोर्ड लगे हैं बाहर, वो ऑफर थोड़ी ना दे रहे हैं। जितने भी दुकानदारों के बोर्ड लगे हैं सड़कों पे, वो ऑफर कभी नहीं देते, वो इनविटेशन देते। क्या बात क्लियर? ऑफर तो कस्टमर दुकान में जाके देता है, अगर अवेलेबल होता है तो। बेटा इतने क्वेश्चन आए एग्जाम में, एक डमी पे एक ड्रेस टंगी हुई थी, एक लड़की ने वो ड्रेस देखी, वो दुकान में जाके बोलती है मुझे ये चाहिए। उसने बोला मैम साइज बताओ, साइज बताओ। उस लेडी ने बोला सॉरी मैम आपका साइज अवेलेबल नहीं है। लेडी बोली अब मैं तो केस करूंगी तेरे पे, क्योंकि तूने ऑफर दी, मैंने एक्सेप्ट किया। दिस इज नॉट ऑफर एक्सेप्टेंस, दिस इज, दुकानदार ने इनवाइट किया डमी लगा के, आपने ऑफर दी, वो साइज अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको एक्सेप्टेंस नहीं देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे केस स्टडी काफी बार आई है। लास्ट सवाल, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। अब इसका लास्ट का मतलब, अगर किसी जगह पे प्राइस मेंशन है, तो अगेन क्या मैं बोल सकता हूं मेन्यू कार्ड पे हर डिश के सामने प्राइस लिखा होता है? प्राइस लिखना ऑफर देना नहीं होता। क्या प्राइस लिखना एक इंफॉर्मेशन देना कि ये डिश इतने की है, ये ड्रेस इतने की है, बट प्राइस लिखना ऑफर नहीं है। प्राइस तो सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि भाई औकात है तो हाथ लगाइयो, नहीं तो हाथ मत लगा। क्या मेरी बात समझ आया? तो प्राइस लिखना ऑफर नहीं होता। आई होप आपको ऑफर के एसेंशियल्स क्लियर है। मेरा डाउट, जल्दी से बताओ ऑफर कितने तरह की होती है? लास्ट वाले भाई साहब, पहला जर्नल ऑफर। व्हाट इज जर्नल ऑफर? जो सबके लिए खुली है। सेकंड बोलो, स्पेसिफिक और स्पेशल ऑफर, जो किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए खुली है। थर्ड ऑफर, ये मेरी फेवरेट है, क्रॉस ऑफर। मैंने ऑफर दी, उधर से तुम्हें मेरी, जैसे आप, मेरा एग्जांपल है, मुझे एक लड़की पसंद है, मैंने उसे ऑफर भेज दी।
उसने भी मुझे ऑफर भेज दी। वो कहती ये तो बोलता नहीं, मैं ही बोल देती हूं। हमें एक दूसरे की ऑफर का नहीं पता। एक मैसेज, एक लेटर मेरे घर आया, एक लेटर उसके यहां आया। इन दोनों में क्या लिखा है? एक ही बात लिखी है। आप समझ गए? मैं कह रहा हूं क्या मुझसे दोस्ती करोगी, वो भी कह रही मुझसे दोस्ती करोगी। हमें एक दूसरे की ऑफर्स का नहीं पता। जब एक दूसरे की ऑफर का नहीं पता होता, इधर से मैं ऑफर भेज रहा हूं, उधर से तुम भेज रहे हो, तो इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। फिर व्हाट इज काउंटर ऑफर? मैंने ऑफर दी, तुमने मेरी ऑफर रिजेक्ट करके मुझे फ्रेश ऑफर दी। क्या मेरी कार 1 लाख में लोगे? तुमने कहा बिल्कुल नहीं लेंगे, 75,000 में लेंगे। अब तुमने मेरी 1 लाख वाली ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और मुझे एक फ्रेश ऑफर दे दी, कितने वाली? 75,000 वाली। दिस इज काउंटर ऑफर। क्लियर है? लास्ट स्टैंडिंग ऑफर, वो ऑफर जो एक लंबे टाइम के लिए खुली रहे। ऋषा को बोला क्या मेरी कार लेनी है, कल तक जवाब दे देना। तो दिस इज नॉट अ स्टैंडिंग ऑफर, क्योंकि ये तो कल क्लोज हो जाएगी। वो ऑफर जो कुछ टाइम के लिए ओपन रहेगी। किसी को भी मेरी कार लेनी हो, भैया ले सकते हैं, अभी ये ऑफर काफी टाइम तक खुली रहेगी। दिस बिकम्स अ स्टैंडिंग ऑफर। क्या बात क्लियर है? ऑफर समझ आ गया? कैन आई उम्मीद? अब ऑफर के बाद हमारे सामने कौन सा आया? फास्ट फास्ट। एक्सेप्टेंस। बच्चों जल्दी से बताओ, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, मैंने आपको प्रपोजल दिया, हाँ जी दोस्तों, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, द प्रपोजल इज सेड टू बी। क्या ये डेफिनेशन शुरू में भी पढ़ी है? जब मैंने आपको प्रपोजल दिया, आपने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गई? द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। बोलो बच्चे, क्लियर है? अगली हेडिंग, रिलेशन बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सर विलियम एंसन का नाम जरूर लर्न करना अगर ये क्वेश्चन आ जाए। सर विलियम एंसन एक अंग्रेजी ऑथर हैं, उनसे किसी ने पूछा ऑफर और एक्सेप्टेंस में क्या रिलेशन है? दिमाग में पता नहीं क्या था, कहते हैं ऐसा रिलेशन है जैसे एक बारूद से भरी रेलगाड़ी और माचिस की तीली में है। उन्होंने कहा बारूद से भरी रेलगाड़ी एक ऑफर है, वो ट्रैक पे चल रही है, और माचिस की तीली जला के उस पर डाल दी, वो एक्सेप्टेंस है। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं दोगे तब तक ब्लास्ट। उन्होंने ब्लास्ट को कॉन्ट्रैक्ट मान लिया। उन्होंने कहा ऑफर को जब तक क्या ना मिले, कमन फास्ट एक्सेप्टेंस, तब तक क्या नहीं बनेगा। जरा पढ़ना, इन्होंने क्या बोला? हाँ जी सर विलियम एंसन, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट आ कमन फास्ट, लाइटेड मैच इज टू आ ट्रेन ऑफ। क्या बात समझ आया? सर विलियम एंसन का ये पॉइंट जरूर लर्न करना। लेट्स कम बैक टू द रूल्स। एक्सेप्टेंस का पहला रूल, कमन फास्ट, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। अब इसका मतलब जल्दी से बताओ, मैंने ऑफर जिसको दी, ये बड़ा मशहूर केस आया बोल्टन वर्सेस जॉन्स का। एनीवन हैव, याद है किसी को ये केस? बोल्टन वर्सेस जॉन्स। बोल्टन वर्सेस जॉन्स याद है? हाँ जी, दो माइक। एनी ऑफ यू बोल्टन वर्सेस, ये केस सुना ही नहीं कभी? बच्चे हिंट दे देता हूं आपको, आप पहले पॉइंट पढ़ो फिर हिंट समझ आ जाएगा। पॉइंट क्या है? एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। कमन फास्ट, जिसको हमने ऑफर दी वही बंदा क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ये पता है कौन सा एग्जाम्पल है? सब इसको ऐसे सोच के देखो, एक दुकानदार है मिस्टर ए, मान लो मेरी दुकान है, इन्होंने मुझे ऑफर दी, सर मुझे ये सामान चाहिए। इन्होंने मुझे ऑफर भेजी, सर मुझे ये सामान चाहिए। मैं अपनी दुकान बेचना चाहता था, मैंने अपनी दुकान इस भाई साहब को बेच दी। मैं बाहर निकल के बेच के, अब दुकान का नया ओनर ये आ गया। इसने जब ऑफर पड़ी, ऑफर में लिखा था सर मुझे 10 किलो आटा 10 किलो दाल चाहिए। ये ऑफर आपने भेजी, इन्होंने वो ऑफर पड़ी, ये नए ओनर है, इन्होंने एक्सेप्ट करके सामान भेज दिया। लॉ कहता है दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। व्हाई? ऑफर इनको नहीं दी गई थी। क्या बात क्लियर? जब ऑफर इनको नहीं दी गई तो ये एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। या बिजनेस सेल हुआ था जो मैंने भी एग्जांपल बोला। नेक्स्ट हेडिंग, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड, दोनों वर्ड्स को अलग अलग बोलो। एब्सोल्यूट मतलब पूरा। क्या मेरी कार और स्कूटर दो चीजें खरीदोगे? जवाब, सर कार दे दो, स्कूटर नहीं चाहिए। दिस इज नॉट अ एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। एब्सोल्यूट मतलब पूरी एक्सेप्टेंस दो। मैंने अगर दो चीजें बोली तो तुम्हें भी एक्सेप्टेंस में दोनों चीजें लेनी पड़ेंगी। एब्सोल्यूट का मतलब ये है। एब्सोल्यूट के बाद अगला वर्ड अनक्वालिफाइड माने अनकंडीशनल, अनक्वालिफाइड माने
मेरा डाउट, सब बच्चे बोर्ड पे देख के बताओ, मैंने बोला आप लोगों को क्या आप मेरी कार खरीदोगे 1 लाख में, आपने कंडीशन लगा दी सर खरीद तो लेंगे लेकिन 1 लाख में नहीं 70,000 में। ये तो काउंटर ऑफर बन गया। क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट, अलाउड या नॉट अलाउड? अगर आपने काउंटर ऑफर मारा तो क्या मेरी ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाएगी? अब क्या नहीं, या वो ऑफर एक्सेप्ट हो गई? मैंने कहा 1 लाख में कार लोगे, आपने कहा 75,000 में, तो क्या होगा? मेरी ऑफर खत्म हो जाएगी और एक नई ऑफर स्टार्ट हो जाएगी। क्या बात? तो एक वैलिड एक्सेप्टेंस तब मानी जाएगी जब वो एब्सोल्यूट है और अनक्वालिफाइड। क्या बात क्लियर? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, सबसे बढ़िया पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ब्रॉडजन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, ये वो केस था जिसमें एक रेलवे मैनेजर को हमने एक ऑफर भेजी कि सर क्या आप हमारे से कोयला खरीदोगे इस रेट पे? उन्होंने जवाब दिया यस। उन्होंने हमारी ऑफर पे एक्सेप्टेंस का लिखा और अपने ड्रॉर में रखा वो लेटर और मर गए। वो मर गए, रेल मैनेजर साहब की डेथ हो गई। उनकी एक्सेप्टेंस हम तक कम्युनिकेट हुई या नहीं हुई? तो ये एक्सेप्टेंस वैलिड मानी नहीं चाहिए। एक्सेप्टेंस लिखना वैलिड नहीं होता, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए। क्या बच्चों ये बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? एक्सेप्टेंस, अब थोड़ी सी हेल्प मेरी कर दो। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन दी प्रिस्क्राइब मोड, कमन फास्ट। अगर मैंने मोड बताया, प्लीज अपनी एक्सेप्टेंस मुझे व्हाट्सएप से भेजना, तो आपको उसी मोड में एक्सेप्ट करना होगा अगर मैंने बोला है तो। टाइम, अगर मैंने कोई टाइम बताया, रेशा आपको बेटा मेरा फोन लेना है तो कल तक बता देना, तो इसी टाइम में इसको जवाब देना। और अगर मैंने कोई टाइम नहीं बताया तो कमन फास्ट, अगला वर्ड क्या आया बताओ? रीजनेबल टाइम में आप मेरी ऑफर को क्या कर लो? नेक्स्ट सेटिंग, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। कोई बच्चा समझाएगा? चुप रहना, चुप रहना इज नॉट एक्सेप्ट। फेल्टहाउस वर्सेस बेंडलर, वेरी पॉपुलर केस, 1860 के आसपास का केस है। अंकल ने अपने भतीजे को ऑफर भेजी, मैं तेरा घोड़ा खरीदना चाहता हूं। भतीजे ने मन में सोचा चलो अंकल को बेच देंगे घोड़ा। भतीजे ने ऑफर अपने एक्सेप्टेंस अपने मन में सोच ली, लेकिन अंकल को कमन फास्ट, भतीजा साइलेंट है। भतीजा कहता अंकल को घोड़ा दे देंगे, घोड़ा मर गया इस दौरान। तो क्या ये एक्सेप्टेंस भतीजे ने दी थी या उसने सब वो साइलेंट था? भतीजे का साइलेंट एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। कमन, अभी मैंने बोला था कि एक्सेप्टेंस ओरल या रिटर्न होगा या इंप्लाइड भी हो सकता है। कूली जब हमें इंप्लाइड ऑफर दे सकता है तो हम भी उसके पीछे पीछे चल के इंप्लाइड एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। क्या बच्चों ये वाली बात क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, सब बच्चे बताओ यार तुम्हें रिवीजन की जरूरत कहां से लग रही है? मुझे तो लग नहीं रहा तुम्हें रिवीजन की जरूरत है, तुम्हें तो इतना अच्छे से सब कुछ आता है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा यार तुम्हें रिवीजन की जरूरत है। नहीं है यार, देखो जो बात सच है, मैं तो तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा, तुम रिस्पॉन्स दे रहे हो, सुन रहे हो ढंग से, इसका मतलब तुम्हें सब कुछ तो आता है। लिख नहीं पाते, बिल्कुल सही बात। बेटा देखो ये प्रॉब्लम सीए फाइनल तक रहती है, ये प्रॉब्लम सीए फाइनल तक है। मैं फाइनल के बच्चों को पढ़ाता हूं, उनका भी यही आंसर होता है, सर लिख नहीं पाते, समझ सारा आता है। फाउंडेशन को पढ़ाने आता है, वो भी कहते हैं लिख नहीं पाते, सारा आता है। आप मेरी इस बात का जवाब याद रखना, इस लाइन का, अगर आप लिख नहीं पा रहे, आपको चीजें लर्न नहीं है, आपको समझ आया हुआ है, समझने के आधार पर लिख नहीं पाओगे। अब मान लो कोई केस स्टडी अभी आ जाए इस टॉपिक पे, मान मैं आपको बता रहा हूं बहुत केस स्टडीज आती है इन पॉइंट्स को लेके। अब इनविटेशन टू ऑफर को लेके अगर मैं बोर्ड पे अभी कोई केस स्टडी खोल दूं, यू विल नॉट बी एबल टू राइट इट। आपको पता, आपको समझ आ जाएगा कि सर देखो सर वो इनवाइट कर रहा है, उसने ऑफर दी, उसने एक्सेप्ट करा, अब उसको देना पड़ेगा, नहीं तो वो स्यू कर देगा। आपको आंसर पता होगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू राइट इट। व्हाई? आपको कंटेंट लर्न नहीं, यू आर नॉट ट्राइंग टू लर्न इट। आप सिर्फ चीजों को सुन रहे हो, क्लास में आते हो, सुनते हो, मेक अ हैबिट कि मुझे लॉ रोज लर्न करना है। लॉ लास्ट मोमेंट पे लर्न नहीं होता, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। लॉ लास्ट मोमेंट पे लर्न नहीं होता। लॉ को साथ साथ 2-2, 3-3 पेज करके रोज यू हैव टू लर्न। अगर आप 2 पेज 3 पेज रोज के लर्न करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। सर लैंग्वेज बहुत हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है लैंग्वेज, अगर आप रोज देखोगे। हाँ, कोई देखी महीने में एक बार रहा है तो उसको तो बहुत हार्ड लगेगी। और आप मुझे बताना जरा, ये दूसरा चैप्टर चल रहा है, अगर मैं आपको इस तरह से सारी रिवीजन करा दूंगा तो मैंने तो चीजों को बहुत ज्यादा समराइज बना दिया आपके लिए। आपको बस क्या करना है, ये समरी नोट्स है, मॉड्यूल से बने हैं, आप केजे सर की बुक से पढ़ो, आप मॉड्यूल से पढ़ो, आप ये समरी नोट से पढ़ो, जहां से आप कंफर्टेबल फील करो वहां से लर्न करो, बट प्लीज लर्न इट, यू हैव टू लर्न इट।
मॉड्यूल में या किताब में अगर 4 पॉइंट्स हैं किसी चीज को लेके, यू हैव टू लर्न ऑल दी 4। सर चारों पॉइंट्स वर्ड टू वर्ड लिखे, मेरा रिक्वेस्ट है लर्न चारों करो। थोड़ी बहुत लैंग्वेज ऊपर नीचे हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, थोड़ी बहुत एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप सोचो कि यार नहीं मैं तो सारे ही अपने हिसाब से लिखूंगा, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। चलो लेट्स कम बैक, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। हाँ जी दोस्तों, ये तो हो गया था ना, हाँ जी ये था लास्ट पॉइंट। व्हेन डज ऑफर रिवोक्स या लैप्सेस, जल्दी से बताओ बोर्ड पे देख के। ऑफर कब खत्म होती है? पहला नंबर बाय नोटिस ऑफ। क्या मैं अपनी ऑफर विड्रॉ कर सकता हूं? मैंने इस बच्ची को बोला था क्या मेरी कार लेगी, कहती कल तक बताऊंगी। अगले दिन सुबह मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा बेटा कुछ फाइनल किया? कहते नहीं सर अभी पापा से बात करनी है। मैंने कहा रहने दे मैं अपनी ऑफर वापस ले रहा हूं। क्या अलाउड है? इसने एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, क्या मैं पीछे हट सकता हूं? आवाज नहीं आई? तो पहला सवाल नोटिस ऑफ रेवोकेशन मतलब विड्रॉ करना, मुझे इसको बताना पड़ेगा। सेकेंड रीजन लैप्स ऑफ टाइम। मैंने एक ऑफर 2 दिन के लिए खोली थी, बोला था 2 दिन बाद खत्म हो जाएगी, 2 दिन पूरे हो गए, आपने एक्सेप्ट नहीं करी तो 2 दिन के बाद लैप्स हो गई। थर्ड सवाल बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। अब इसका मतलब क्या था? मैंने कोई कंडीशन लगाई थी कि पहले ये कंडीशन पूरी करो तब दूंगा तुम्हें। मैंने कहा क्या मेरी कार खरीदनी है? तुमने कहा जी सर। मैंने कहा कार तभी दूंगा जब तुम इस एग्जाम में, इस अटेम्प्ट में पास हो जाओगे। हाँ सॉरी, आगे का एग्जांपल मैं पूरा नहीं करूंगा, आपको समझ आ गया होगा। हाँ जी, क्या बात क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट बाय डेथ और। अब मुझे सब बच्चे बताओ बोर्ड पे देख के, मैंने ऑफर दी और मैं ही मर गया या पागल हो गया। अभी आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, अभी आप सोच रहे थे, इससे पहले कि आप एक्सेप्टेंस देते आपको पता लग गया कि मैं जा चुका हूं ऊपर, मेरी डेथ हो गई या मैं इनसेन हो गया। आपको अगर ये बात पता लग गई तो ऑफर रहेगी या खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अब उल्टा बताओ, अगर आपको पता नहीं था, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको मेरी डेथ का नहीं पता लगा, मेरी इंसेनिटी का नहीं पता लगा, आपने ऑफर एक्सेप्ट कर ली, तो क्या हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया? बन गया। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट, अब ध्यान से सुनना, मैं चैप्टर 10 पे ले गया आपको, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मेरी पर्सनल स्किल्स वाला था तो वैलिड नहीं होगा, बट अगर ये नॉन पर्सनल स्किल्स वाला था तो क्या मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को वो कार तुम्हें देनी पड़ेगी? अब कार देना मेरी पर्सनल स्किल्स थोड़ी ना है, मेरी वाइफ को देनी पड़ जाएगी कार। क्या बात क्लियर? तो सारा कुछ डिपेंड करेगा कि जब मेरी डेथ हुई उस समय ऑफरी को पता था कि मेरी डेथ हो गई। अगर उसको पता था तो ऑफर वहीं खत्म, बट उसको नहीं पता था, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट कौन से कॉन्ट्रैक्ट में मेरे वाइफ लायबल होगी? जहां पे मेरी स्किल्स का यूज नहीं हो रहा। क्या बात क्लियर? नेक्स्ट सवाल डेथ और इंसेनिटी समझ आया? सब बच्चे बताओ, क्या काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाती है? 1 लाख में कार लोगे, तुमने कहा नहीं जी 75,000 में लेंगे, 1 लाख वाली ऑफर तो खत्म हो गई ना, 1 लाख वाली ऑफर तो खत्म हो गई। नेक्स्ट सवाल बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब और यूजुअल मोड। मैंने तुम्हें बोला था कार लेनी है तो व्हाट्सएप से रिप्लाई करना, मोड प्रिस्क्राइब किया था, कौन सा मोड? व्हाट्सएप। तुमने व्हाट्सएप से रिप्लाई नहीं किया, ऑफर वहीं पे क्या हो गई बताओ? खत्म। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। इलीगल हो गया स्टार्टिंग में या बाद में? मैंने ऑफर दी, क्या तुम मेरे से अफीम लोगे? अफीम। अब अफीम एक तरह से सवाल है मेरा, अफीम लीगल है या इलीगल? अच्छा, रख सकती है अपनी जेब में? 10 ग्राम से नीचे तो ठीक है, 10 ग्राम इज ऑफेंस। देखो अब तो मैं लॉ पढ़ा रहा हूं तो लॉ सीख लो फिर। हाँ जी, कितना बोला मैंने आपको? 10 ग्राम से नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10 ग्राम और मोर इज अ प्रॉब्लम। ऑफेंस कब होगा? बात समझ आ गया? अगर 4-5 ग्राम तुम्हारे पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 10 ग्राम, क्योंकि लॉ में 10 ग्राम लिखा तो 10 ग्राम नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ, अभी 5 ग्राम अफीम इलीगल तो नहीं है? मैंने इसको बोला ये 5 ग्राम अफीम है, बेचना तो देखो 1 ग्राम अफीम भी इलीगल है, बेचना तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट अफीम, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। मैंने कहा रबर खरीदोगे मुझसे? रबड़। कहती सर रबड़ दे देना मेरे को, मैं इनको रबर भेजू। कहती सर मैं कल तक जवाब दे दूंगी, लेना है या? अब सपोज करो सरकार ने अचानक रबड़ की सेल बैन कर दी कि रबड़ इंडिया में नहीं बेचा जाएगा, तो मेरा जो बेचेगा उसको जेल होगी। तो जब ऑफर दी थी तब तो वैलिड था, लेकिन एक्सेप्टेंस आने से पहले ही बिजनेस क्या हो गया, तो ऑफर का क्या होगा? लैप्स हो जाएगी। अब एग्जांपल 2, अगर इसकी एक्सेप्टेंस के बाद बैन होता, याद करो, अगर एक्सेप्टेंस आने के बाद रबड़ का बिजनेस बैन हो जाता तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता एक्सेप्टेंस पे, और जैसे ही बैन होता कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट।
लेकिन अगर ऑफर के समय ही इलीगल हो गया एक्सेप्टेंस से पहले ही, तो ऑफर क्या हो जाएगी बेटा बताओ, लैप्स हो जाएगी। क्लियर? लास्ट टॉपिक के साथ, इस टॉपिक के साथ हम ऑफर एक्सेप्टेंस को वाइंड अप करेंगे। बेटा बोर्ड पे बताओ, अगर लेटर बाय पोस्ट आ रहा है, ये बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो बताओ ऑफर कब कम्युनिकेट होती है, एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप डेट वाइज समझा देना। 1 तारीख को मैंने लेटर लिखा, आपको लेटर पोस्ट किया, ए ने लेटर बी को भेजा, बी को लेटर 6 को मिला, बी को लेटर 6 को रिसीव हुआ, उसने 7 को ऑफर पढ़ी, और अरे रुक जाओ बेटा, 8 को उसने अपना रिप्लाई सेंड कर दिया। 8 को उसने अपना क्या सेंड कर दिया, रिप्लाई। उसका रिप्लाई मिस्टर ए को 11th जन को रिसीव हुआ, और 12th को मिस्टर ए ने उनका रिप्लाई रीड आउट किया। मेरा डाउट आराम से सुनिए, आई रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन, देन यू विल आंसर। 1 तारीख को मैंने ऑफर दी है मिस्टर बी को, क्या मेरी कार खरीदेगा? मेरी ऑफर बाय पोस्ट गई है, 1 को मैंने बोला, उसको लेटर कब मिला, 6 को, उसने पढ़ा कब, 7 को, उसने 8 को रिप्लाई भेज दिया, हाँ भाई मैं तेरी कार खरीदूंगा। उसने 8 को रिप्लाई भेजी, मुझे लेटर कब मिला, 11 को, और मैंने कब पढ़ा। तो मेरा डाउट, अब कुछ सवाल है, ऑफर कब कम्युनिकेट हुई है? जिस दिन ऑफरी ने हमारी ऑफर पढ़ ली, उस दिन ऑफर कम्युनिकेट हो गई। हमने उसे ऑफर भेजी कब, इसका कोई मतलब नहीं है, उसे मिला कब, इसका भी कोई मतलब नहीं है, उसने कब पढ़ा, 7 को, तो 7 विल बी कॉल्ड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर इस दिन कम्युनिकेट हुई। अब बताओ एक्सेप्टेंस किस दिन कम्युनिकेट? आई रिपीट माय क्वेश्चन, एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुई, 8 या 12? आंसर इस दोनों सही है, दोनों पॉइंट सही है। 8 को जिस दिन आपने अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी ना, उस दिन को बोलेंगे कम्युनिकेशन ऑफ, अरे बेटा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफर। बेटा क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। बच्चे 2 मिनट रुक जाओ प्लीज प्लीज। हाँ जी, 8 को जिस दिन आपने अपना लेटर भेज दिया एक्सेप्टेंस का, दैट डे विल बी कॉल्ड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफर। और आपका लेटर मुझे 11 को मिला, मैंने 12 को पढ़ा, इसको भी बोलेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, लेकिन इसको बोलेंगे अगेंस्ट ऑफर, अगेंस्ट ऑफर। तो 8 तारीख और 12 तारीख दोनों आंसर सही हैं, लेकिन 8 को जिस दिन आपने लेटर रिप्लाई पोस्ट कर दिया, दैट विल बी कॉल्ड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफर, और 12 तारीख को बोलेंगे जिस दिन वो पढ़ेगा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफर। अब ये 2 कंसेप्ट क्यों बनाए? ये 2 कंसेप्ट इसलिए बनाए क्योंकि कई बार क्या होता है, बंदा अपनी ऑफर या एक्सेप्टेंस रिवोक करना चाहता है। रिवोक माने विड्रॉ। अब रिवोक, पहले क्या रिवोक करें, ऑफर। ए अपनी ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है? बिफोर, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, जरा हिंदी में अनुवाद करना। When till what time A can revoke his offer? A can revoke his offer before communication of acceptance is complete against offerer. A, you can, A is the offerer. A तू अपनी ऑफर इस डेट से पहले रिवोक कर सकता है, क्योंकि इस दिन तेरे लिए एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई। अब इस दिन के बाद तू अपनी ऑफर विड्रॉ नहीं कर सकता। यानी ए को ऑफर विड्रॉ करनी है तो 8 तारीख से पहले। क्या मेरी बात समझ आया? ए को विड्रॉ करना है तो 8 तारीख से पहले। ये भाषा समझ आए? अब सोचो बी को अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ करनी है, बी ने एक्सेप्टेंस भेज दी, लेकिन अब वो पीछे हटना, शिट यार मेरे को नहीं देनी। बी अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ करना चाहता है, तो कब तक कर सकता है? 12 से पहले। तब ये 2 डेट्स बनी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफर। यहाँ पे बहुत क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या होगा, मैं 2 क्वेश्चन आपको रिकॉल कराता हूँ। सी आई एम टीचिंग सिंस 2008 आई सपोज, एंड आई हैव इन माई लास्ट 15 years जर्नी, मैंने नो कोर्स अदर देन सीए के अलावा कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ सीए फाउंडेशन, सीए इंटर एंड सीए फाइनल, और 2 पेपर पढ़ाए, लॉ एंड ऑडिट। मैं आपको 2008 से अब तक के जितने क्वेश्चन है मेरे माइंड में बैठे हुए हैं, मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, एक जरा सुनना। कहता है ए ने ऑफर भेजी, बी को ऑफर रिसीव हो गई, ठीक है। अब बी ने अपना एक्सेप्टेंस भेजा, बी का एक्सेप्टेंस, सेम एग्जांपल चल रहा है, बी का एक्सेप्टेंस ए को कब रिसीव हो गया बच्चे? 12th को रिसीव हो गया।
अब क्या हुआ, ए का ना बी का मन किया अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ करना। बी ने एक और लेटर तैयार किया, अब की बार लेटर का नाम था लेटर ऑफ रेवोकेशन। उसने लेटर ऑफ रेवोकेशन, लेटर कब भेजा था एक्सेप्टेंस का 8 को, एक 9 को लेटर निकाला, नाम क्या रखा, लेटर ऑफ। ये लेटर भी 11 को रिसीव हो गया। अब 12 तारीख को 2 लेटर पड़े हैं पढ़ने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत आया एग्जाम में कि 2 लेटर इकट्ठे डेट पे खुलने हैं, अब क्या होगा। तो आंसर इज जो पहले पढ़ेगा वो होगा। अगर पहले एक्सेप्टेंस पढ़ ली तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, पहले रेवोकेशन पढ़ ली तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। क्या बात क्लियर। अब इसका अगला पार्ट होता है, मतलब एक और क्वेश्चन एग्जाम में लगा कि अगर सेकंड वाला जो भेजा वो लेटर नहीं था, टेलीग्राम था। ये बहुत आता है एग्जाम में, जो लेटर सेकंड नंबर वाला भेजा वो लेटर नहीं था, टेलीग्राम था। अब टेलीग्राम ना पहले जमाने में ना अर्जेंट चीजों के लिए होते थे, चिट्ठी नॉर्मल कामों के लिए, और अर्जेंट, कोई बच्चा पैदा हुआ, कोई बंदा मर गया, रिजल्ट आया है, ये चीजें कैसे बताई जाती थी, टेलीग्राम महंगा होता था, ये अर्जेंट चीजों के लिए यूज किया जाता था। क्लियर। तो मेरा डाउट क्लियर। अब सुनो, बंदे ने 8 तारीख को अपनी क्या भेज दी थी, एक्सेप्टेंस, और 9 को नहीं 10-11 तारीख को टेलीग्राम भेजा। टेलीग्राम तो एक दिन में पहुंच जाता, 11 को भेजा 12 को पहुंच गया। अब क्या होगा, अब ये गलती मत करना लिखने की कि जो पहले पढ़ेगा वो होगा, नहीं, ये इंप्लाइड है कि पहले टेलीग्राम ही पढ़ा जाएगा। टेलीग्राम अर्जेंट चीजों के लिए आता तो पहले टेलीग्राम पढ़ा जाएगा। तो आंसर इज पहले टेलीग्राम पढ़ा जाएगा और ऑफर क्या, एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। क्या बात क्लियर। तो 2 लेटर का भी क्वेश्चन आ सकता है, टेलीग्राम का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप आपको एक्सेप्टेंस और ऑफर का फंडा क्लियर है। हाँ जी बच्चे बोलो जी, कोई डाउट है यहाँ पे तो सवाल कर सकते हो, 1 मिनट का हॉल्ट है। कोई डाउट किसी का। कौन से 2 चीजें खत्म हो गई, ऑफर खत्म हो गया, एक्सेप्टेंस खत्म हो गया, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। वी आर मूविंग टुवर्ड्स कंसिडरेशन। आइए जी फटाफट अब कंसिडरेशन को उठाते हैं। मेरा डाउट, सब बच्चे जल्दी से बोर्ड पे देख के बताओ, डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन सेक्शन कौन से में, सेक्शन 2 क्लॉज डी। डेफिनेशन पे 2 मिनट के बाद आएंगे, अभी नहीं, अभी डेफिनेशन नहीं उठाएंगे। पहला डाउट, डेफिनेशन से पहले लीगल रूल्स पढ़ेंगे। लीगल रूल्स खत्म हो जाएंगे, डेफिनेशन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। लीगल रूल्स खत्म हो जाएंगे तो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। मेरा डाउट, ये जो 2 भाई जल्दी से बैठ जाओ यार, ये मेरी बिरादरी के हैं दोनों, मैं भी ऐसा ही था इनके जैसा। ये तो फिर भी क्लास में वापस आ गए, मैं तो वापस भी ना आता, मैं तो बाहर ही बैठा रहता। हाँ जी, कह रहा हम भी नहीं आ रहे थे, मैंने बोला तो है मेरी बिरादरी है। हाँ जी, मैं नलायकों में से सबसे, आई वॉज अ नलायक बच्चा, वेरी गुड। हाँ जी, मेरे को नहीं पता मैं टीचर कैसे बन गया, क्योंकि मैं तो किसी टीचर की क्लास में कभी बैठा मिला ही नहीं। आपको स्कूल की क्लासों से बाहर निकाल देते थे, मेरे को तो सीए की क्लास से भी बाहर निकाला जाता था। एक बार मैंने कॉस्टिंग के टीचर से डाउट पूछ लिया, कहता गेट आउट। डाउट थोड़ा अच्छा था, डाउट थोड़ा अच्छा था, कहते गेट आउट, यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम फॉर नेक्स्ट 7 days। आई सेड ओके सर, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, मेरे में पेशेंस नहीं था। एज अ स्टूडेंट मेरे में पेशेंस नहीं है। जब टीचर कोई समझा रहा होता है ना, चाहे कॉस्टिंग का था, चाहे एफएम का था, या टैक्स का टीचर, तो मैं ना किताब में ना क्वेश्चन देख रहा होता हूँ, और मैं खुद से पंगे ले रहा होता हूँ कैलकुलेटर के साथ, खुद से कैलकुलेशंस कर रहा होता हूँ। मुझे ना सुनने से ज्यादा करने में विश्वास करता हूँ। मैं कहता हूँ यार तू कंसेप्ट बोलता रहे, मेरे कान में जा रहा है कंसेप्ट और मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं टीचर जब तक कंसेप्ट बताता था, मैं साथ साथ सुनता था और कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करता रहता था। द मोमेंट उसने बोला कंसेप्ट ओवर, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, मैंने उठ के बाहर चले जाना। कहता वे आर यू गोइंग, मैं कहा सर हो गया क्वेश्चन, आंसर, मैंने आंसर बताना। तेरा कब हो गया, मैं सर जब आप समझा रहे थे, गेट आउट। जब मैं समझा रहा था तो क्वेश्चन कर रहा था। मैं कहा सर अब हो गया तो मेरी गलती क्या है इसमें। तो मेरे में पेशेंस नहीं था और इस वजह से मुझे बहुत डांट पड़ी एज अ स्टूडेंट। तुम्हारा भी मेरे वाला हाल है। हाँ अच्छा ओके चलो आओ। मेरा डाउट अभी बोर्ड पे देखना, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। कंसिडरेशन वैलिड तब होगी जब वो प्रोमिसर के डिजायर पे होगी। अगर तुमने कोई चीज मेरे डिजायर पे करी तो वो मेरे लिए कंसिडरेशन है। मेरा डाउट, मेरे बात का जवाब देना, कोई चीज अगर मेरे डिजायर पे करी, प्रोमिसर के डिजायर पे, तो वो प्रोमिसर के लिए कंसिडरेशन है।
अगर तुमने कोई चीज मेरे डिजायर पे करी नहीं तो वो मेरे लिए कंसिडरेशन नहीं। मेरा एक बच्चा मेरे लिए चॉकलेट ले आया, कहता सर चॉकलेट आपके लिए। मैंने कहा थैंक यू। कहता 200 रुपए की है। 200 रुपए की है। मेरी बात का जवाब दो। मैंने कहा था, मेरे डिजायर पे आई। मैं कहा मेरे को नहीं पता, मैं ले रहा। कह रहा अब तो लेनी पड़ेगी। मैं कहा क्यों लेनी पड़ेगी, तू मेरे डिजायर पे लाया क्या? एग्जाम्पल 1 समझ आया? अच्छा एग्जाम्पल नहीं था, हंसी बेशक आई। एग्जाम्पल 2 ध्यान से सुनना। ये एसी खराब हो गया, ये एसी खराब हो गया। इस बैच का एक बच्चे के पापा का एसी का काम था। उसने अपने पापा को बोला, पापा यार जहां बैठते हैं ना उस क्लास का एसी खराब है। पापा ने मैकेनिक भेजा, एसी टन 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 ठीक कर दिया। बच्चा क्लास के बाद सर वैभव सर के पास आ गया, कहता सर 6000 का बिल। वैभव सर बोले किस बात का बिल? कहता सर एसी में गैस नहीं थी, मैंने डलवा दी। बोला किसने कहा था तेरे को? सर गर्मी लग रही थी। अब आप बताओ, क्या ये वैभव सर के डिजायर पे काम हुआ है? तो क्या ये उनके लिए कंसिडरेशन हो? दिस इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर हिम। कंसिडरेशन हमेशा कब होगा? कम एंड फास्ट, जब वो मेरे किस पे होगा? डिजायर। क्या फर्स्ट पॉइंट समझ आया? बड़ा प्रोमिनेंट केस आया, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। वो मार्केट बन रही थी, याद करो, एक मार्केट बन रही थी। दुकानदार ने बोला अगर कॉन्ट्रैक्टर साहब अच्छी मार्केट बनाओगे मैं अपनी दुकान का प्रॉफिट आपको शेयर करूंगा। बट वो मार्केट दुकानदार के कहने पे थोड़ी ना बन रही थी। बड़ा पॉपुलर केस था। सेकेंड पॉइंट उससे भी इंपॉर्टेंट, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑल द रूल्स। कंसिडरेशन प्रोमिसी देगा या कोई थर्ड पार्टी देगी? वैभव सर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तुमने किया तो वैभव सर प्रोमिसर है, तुम प्रोमिसी हो, मान लो 1 मिनट के लिए। अब साला इस पे भी बहुत बड़ा कलेश है कि प्रोमिसर किसको माने, प्रोमिसी किसको माने। मेरा डाउट, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप मानते हो कॉन्ट्रैक्ट में 2 प्रॉमिस होते हैं? तो पहले वैभव सर वाले प्रॉमिस की बात करते हैं। वैभव सर जब पढ़ा रहे हैं, उन्होंने, आपने ऑफर दी सर पढ़ाओगे, उन्होंने बोला जी मैं पढ़ाऊंगा। प्रॉमिस, मेरा ऑफर आपने दी तो आप प्रॉमिसर हो और वो क्या है? प्रॉमिसी। अब उन्होंने ऑफर दी बेटा 25,000 लगेंगे, आपने कहा हाँ सर दे देंगे। तो अब उन्होंने ऑफर दी तो ही इज दी ऑफरर, प्रॉमिसर, एंड यू आर दी। तो क्या एक ही कॉन्ट्रैक्ट में अपने अपने प्रॉमिस के लिए हर बंदा प्रॉमिसर भी हो सकता है और प्रॉमिसी भी हो सकता है? ये रटना नहीं है कि ए प्रॉमिसर बी प्रॉमिसी होगा हमेशा। अपने प्रॉमिस के लिए दोनों प्रॉमिसर भी बन सकते हैं, दोनों प्रॉमिसी भी बन सकते हैं। क्या बात क्लियर? मेरा डाउट। अब बताओ, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। आप बताओ, आपने वैभव सर से कॉन्ट्रैक्ट किया, फीस आप दोगे, वैलिड या नॉट वैलिड? प्रॉमिसी फीस देगा, चलेगा? अच्छा आपके अलावा कोई और फीस दे दे, आपकी बुआ जी फीस दे जाए आके। वैभव सर को तो ये चाहिए, आप दो चाहे बुआ चाहे फूफा दे आपका। क्या बात क्लियर है? तो मेरा डाउट, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और, क्या बात क्लियर? इस पे बड़ा मशहूर केस था चेन्नैया वर्सेस रमैया का। मेरा डाउट। अच्छा ये बताओ, व्हाट इज एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन? अच्छा मुझे फीस मिल गई तो मेरे लिए कंसिडरेशन कौन सी है? एग्जीक्यूटिव। आपको भी पूरी क्लासेस नहीं मिली तो आपके लिए कंसिडरेशन कौन सी है? एग्जीक्यूटरी। क्या बच्चों बात क्लियर? नेक्स्ट सवाल, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हाँ जी, कोई बच्चा इसको एलैबोरेट करेगा? 2 मिनट। कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ओके, और कोई इनके अलावा? कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। 2 माइक दो इनको, बाकी लोगों का मन, उनको तो वो जो बाहर गए थे। आप बोल पाओगे? नो कमेंट्स। आगे वाले को तो जो बाहर गया था। नहीं आप बोलना पसंद नहीं करोगे? चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, इनको दो आगे। बट बेटे यहां तुम्हारे मेरे में फर्क है। मेरा टीचर मुझसे पूछता था, मैं कहता था सर बोर्ड पे आके क्वेश्चन कर दूं। मैंने क्वेश्चन तो पहले सॉल्व कर रखा, पता मैं घूमता था बाहर। तुम्हारी तरह नहीं था फिर मैं। हाँ सर, अगर कोई बंदा पहले ही कुछ कर चुका है हमारे लिए और फिर वो अगर बोले कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट बाद में उसकी कंसिडरेशन पहले ही हमें मिल चुकी है, हाँ ठीक है, तो वो पास्ट कंसिडरेशन हो गई। अगर वो बोले कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्यूचर में करूंगा बट काम अभी हो जाए, तो वो उसकी कंसिडरेशन हम वो फ्यूचर में देगा। चलिए बोर्ड पे देखिएगा क्लास। थैंक यू बच्चे। मेरा डाउट, बच्चे कॉन्ट्रैक्ट की डेट सपोज 13 मार्च है। कॉन्ट्रैक्ट 13 मार्च का है। अगर कॉन्ट्रैक्ट वाले डेट पे कंसिडरेशन मिला, कॉन्ट्रैक्ट वाली डेट पे, आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आज ही तुमने मुझे फीस दे दी, तो ये कंसिडरेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अगर कंसिडरेशन मिला,
तुमने फीस आज दे दी तो मेरे को तो आज मिल गई ना फीस, मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? मेरे को तो कॉन्ट्रैक्ट वाले डेट पे मिल गई, तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? प्रेजेंट। मैंने तुम्हें कहा तुम्हारा कोर्स अगले 3 महीने में खत्म होगा, तो तुम्हारे लिए कंसिडरेशन क्या है? फ्यूचर। मेरे लिए क्या है? प्रेजेंट। तुम्हारे लिए क्या है? फ्यूचर। कॉन्ट्रैक्ट के डेट पे मिली तो प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद मिली तो फ्यूचर। अब हमारे इस एग्जांपल में वैभव सर ने तुमसे पैसे ले लिए पहले, तो ये प्रेजेंट कंसिडरेशन है, बट क्लासेस तुम्हें अगले 3-4 महीने वो देते रहेंगे, और तुम्हारे लिए कंसिडरेशन क्या है? फ्यूचर। मेरा डाउट। नाउ कमिंग टू पास्ट। ओके, मेरा आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा। आई रिपीट, अब इमेजिन करो कोई ऐसा एग्जांपल जहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, पास्ट में चीज लेके बैठ गए। एक बच्चा आया मेरे पास, दिस वाज अ रियल एग्जांपल, ही केम टू मी इन 2009, कहता अश्मीत सर एक बात करनी थी। मैंने कहा बोल बच्चे। कहता सर मैं बहुत गरीब हूं, मैं बिहार से आया हूं, मुझे सीए करनी है, आई कुड नॉट अफोर्ड दी फीस। मैंने कहा बच्चे देख मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए, तो बोल। मैं डिस्काउंट। कहता सर डिस्काउंट तो उसको देते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, आप क्या मुझे पढ़ा दोगे? मैं विडंबना में पड़ गया। मैंने कहा, कहता सर पूरी बात कंप्लीट करने दो मुझे, आज हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, आज आप पढ़ा दो, मैं जब सीए बनूंगा उस दिन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी फीस उस समय होगी, जो भी फीस आपकी थी, और जब मैं सीए बनूंगा मैं आपको 10 टाइम्स देके जाऊंगा, आई विल गिव यू 10 टाइम्स। बोलो मंजूर है? राइटिंग में बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आज नहीं करना। आई रिपीट माय वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट उस दिन करेंगे, लेकिन आज सिर्फ क्लासेस दे दो। मैंने क्लासेस दे दी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा। क्या बात क्लियर? 5 साल बाद या 4 साल बाद वो सीए बना। सीए बन के, सिद्धार्थ नाम था, सिद्धार्थ मल्होत्रा, वो सीए बना, वो मेरे पास आया, सर पहचाना? मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने बहुत बच्चे पढ़ाए, मुझे नहीं याद रहता। कहता मैं आपसे पढ़ा था। मैंने कहा अच्छा सर, याद है मैंने आपको ऑफर दी थी। मैंने कहा अच्छा बेटा। कह रहा सर देखो आज मैं सीए बन गया, सपोज आज की 13 तारीख को वो मुझे मिला। कहता चलो सर आज कॉन्ट्रैक्ट करते, मैंने आपसे पढ़ा था। मैं कब पढ़ा था? कहता पास में पढ़ा था। मैं कहा ओके। कह रहा उसके पैसे मैं आज देना चाहता हूं, मुझे तो पैसे आज मिल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की डेट पे, कॉन्ट्रैक्ट आज है, तो मेरे लिए तो कंसिडरेशन क्या है? प्रेजेंट। उसको कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही क्लासेस मिल चुकी थी, तो उसके लिए क्या है बताओ? पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन रेफर्स टू दोस कंसिडरेशन जो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही पार्टीज रिसीव कर लेती। क्या बात क्लियर या नॉट क्लियर? मेरा डाउट, अगर आपको इतनी सी बात क्लियर है तो मेरी अगली बात का जवाब देना। अगर आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों समझ आ गया, अगली हेडिंग, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन होना चाहिए एडिक्वेट, मतलब इक्वल नहीं चाहिए। अगर मैं तुम्हें 10 लाख की गाड़ी दे रहा हूं तो यह जरूरी नहीं है कि तुम भी बदले में मुझे 10 लाख दो। कंसिडरेशन दो, कम ज्यादा चलेगा। एडिक्वेट का मतलब होता है इक्वल वैल्यू, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं सामान 10 लाख का दे रहा हूं तो तुम मुझे 10 लाख ही दो, ये जरूरी नहीं है। मैंने तुम्हें 10 लाख का सामान दिया, तुमने मुझे 6 लाख दिए। दिस इज अ वैलिड एग्जांपल। आई रिपीट माय वर्ड, दिस इज अ वैलिड। व्हाई वैलिड बेटा बताओ? कंसिडरेशन होना चाहिए, एडिक्वेसी जरूरी ऊपर नीचे चलेगा। अगली हेडिंग पे चलिएगा, क्या आया जरा बताना? परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म कांट बी कंसिडरेशन। बहुत बढ़िया बात। जो काम आपने करना है, जो आप लीगली बाउंड हो करने के लिए, वो कंसिडरेशन नहीं होता। सब बच्चे बोर्ड पे देख के बताओ, रोड पे जो एमसीडी के जमादार हैं, जो सुबह सुबह सड़क साफ कर रहे होते हैं, उनकी लीगल ड्यूटी क्या है? साफ सफाई करना। मेरा डाउट, मैंने एक एमसीडी के जमादार को पकड़ा सुबह सुबह, मैंने कहा ये रोड अच्छे से साफ कर, 500 रुपए दूंगा। वो कहता 500 नहीं, मैंने कहा 5000 रुपए दूंगा, ये रोड अच्छे से साफ कर। कहता ठीक है। उसने अच्छे से चमका चमका के रोड साफ कर दी। मेरे पास आया, कहता लाओ जी भाजी 5000 दो। मैं कहा ये ले 5000 दूंगा, तू क्या दे रहा है? कहता मैंने रोड साफ करी। मैं कहा वो तो तेरी वैसे भी ड्यूटी थी, वो तो तेरी वैसे भी ड्यूटी थी। कह रहे मैंने अच्छे से करी। मैं कहा तो तेरी ड्यूटी वैसे गंदे से साफ करने की होती है। क्या बात क्लियर? तो वो तो तेरी पहले से क्या है? जो चीज एक इंसान की पहले से ड्यूटी हो वो कंसिडरेशन वो नहीं होती, वो तो उसकी वैसे ड्यूटी है। यानी पुलिस वाला अगर आपको कहे मैं आपकी कोई हुई गाड़ी ढूंढ दूंगा, मुझे 5000 दे देना, तो वो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि वो तो उसकी वैसे ही ड्यूटी है। क्या बच्चे बात क्लियर? वो चीज आपके लिए कंसिडरेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट हेडिंग, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट
इमेजिनेशन कंसिडरेशन नहीं होता, कंसिडरेशन कोई रियल चीज का होगा। तुम मुझे 500 रुपए तो मैं उड़ के दिखा रहा हूं, ये इल्यूजन है। इमेजिनेशन आर नॉट कंसिडरेशन। लास्ट पॉइंट, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इमोरल और अपोज टू, एक एक करके, अनलॉफुल। व्हाट इज अनलॉफुल? कम ऑन फास्ट। अगेंस्ट लॉ। व्हाट इज इमोरल? हमारी मोरल वैल्यूज के खिलाफ। किसी की बीवी को भगा के ले जाओ, दिस इज अगेंस्ट आवर, कम ऑन फास्ट, मोरल वैल्यूज। क्या बात क्लियर? तो इमोरल काम मत करना। तीसरा वर्ड क्या है बच्चे? अपोज टू, कंट्री के खिलाफ। कंट्री के खिलाफ। आई रिपीट, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का एग्जांपल क्या हो सकता है? ट्रेडिंग विद एनिमीज। अभी हमारा चाइना के साथ वॉर शुरू हो जाए और चाइना के लोगों को तुम सामान खरीदो बेचो, तो वो इट विल बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, बिकॉज देश के खिलाफ हो जाएगा वो। तो मेरा नोट कंसिडरेशन के, अगर ये पॉइंट्स क्लियर है, मैं एक पॉइंट अपनी तरफ से बोलता हूं, कंसिडरेशन कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। कुछ करना भी कंसिडरेशन हो सकता है, कुछ नहीं करना भी कंसिडरेशन हो सकता है। बेटा मुझे 500 रुपए दो, मैं अब आगे और नहीं पढ़ाऊंगा। पीछे वाले ने कहा 2000 का नोट दूंगा। मेरा डाउट, आंसर दो। मेरा, हम मुद्दे से बाहर नहीं जाएंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ जी, मुझे पैसे किस बात के मिल रहे हैं? ना पढ़ाने के। सब बच्चे बताओ, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, मेरे लिए तो पैसा, मुझे तो कुछ मिल रहा है, मेरे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो मैं, मेरी सर्विसेज नहीं मिल रही, तो मैं इसमें भी मजा आ रहा नहीं मिल रही। एक मिनट सर, मत पढ़ाना। और मैंने कहा ठीक है, नहीं पढ़ा रहा। तुम्हें कंसिडरेशन में कुछ पॉजिटिव मिला या नेगेटिव मिला? तुम्हें कुछ नहीं मिला, यही तो नेगेटिव कंसिडरेशन है। तुमने कहा सर हम आपको पैसे इस बात के देने के, अब बस पढ़ाना बंद करो। पीछे वाला कह रहा सर मैं देने लगा हूं, बस निकाल रहा हूं नोट। है भाई? नहीं, मैं बस वाइंड अप करूंगा अभी, बस 5-7 मिनट में और। ठीक है, 7:20 हो गए। आई विल बी वाइंडिंग अप इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। ठीक है, मेरा राघव सर ने मुझे बोला सर एक दिन में 8-9 चैप्टर तो हो ही जाएंगे। मेरा डाउट, मैंने कहा कोशिश करता हूं सर, मेरा तो अभी तीसरा ही चैप्टर चल रहा है। आई वॉज ऑन टाइम, आई वॉज नॉट लेट। आप लोगों ने भी सिंसियरिटी पूरी दिखाई। लेकिन देखो यार, रिवीजन का मतलब ये थोड़े ना कि मैं सिर्फ इंग्लिश को हिंदी में बोलता हुआ निकल जाऊँ आगे। बंदे को एग्जाम्पल्स तो देने पड़ेंगे, तभी तो कंसेप्ट याद आएंगे सारे। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। हाँ जी, कुछ पॉजिटिव। अच्छा, मुझसे 1 करोड़ ले लो, अपनी दुकान बंद कर दो। अब मुझे तो, तुम्हें तो पैसे मिल गए, मुझे क्या मिला? तुमने दुकान बंद कर दी, मेरा तो यही फायदा हो गया। तुमने दुकान बंद कर दी, मेरा ये फायदा हो गया। यस और नो? अब मुझे यहां पे कंसिडरेशन पॉजिटिव मिली या नेगेटिव मिली? नेगेटिव। मुझे पैसे, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए और तुमसे क्या मांगा? अपनी दुकान बंद कर दो। तो ये क्या है? मुझे जो मिला वो नेगेटिव कंसिडरेशन है। क्या बात क्लियर? तुमने दुकान बंद कर दी। तो मेरा डाउट, अब सब बच्चे जरा जल्दी से बोर्ड पे देखो। 2 क्लॉज डी, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, कंसिडरेशन हमेशा किसके डिजायर पे होगी? promisee or any other person has done, come on fast, has done का मतलब, एक मिनट, has done कहना इसे consideration, has done का मतलब consideration past में positive है, past में कुछ मिला, और abstained from doing past में negative, consideration past में कुछ मिला positive, past में कुछ negative बात हुई तो past negative, आगे और does present positive या negative, और abstains from doing present negative, और promises to do, मैं तेरे को कोर्स करा दूंगा, this is future positive, और abstains from doing future, तो वो जो एक्ट होगी यानी वो पॉजिटिव काम, और एब्स्टिनेंस वो जो, उसको ही क्या बोलेंगे दोस्तों बताओ? कंसिडरेशन। वो जो पॉजिटिव है वो जो भी नेगेटिव होगा, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। एक बार रिकॉल कराना, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले मिल गई तो वो कौन सी थी? कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद मिली तो वो कौन सी थी? क्या बच्चों को बात क्लियर या नॉट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गया? मेरा डाउट, सब बच्चे बताओ। लीगल रूल्स के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये वाला सेक्शन है, सेक्शन 25, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। विल बी वाइंडिंग अप विद दिस पेज। आज की क्लास में बस यहां तक कराऊंगा, चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा। जब भी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मैं कैपेसिटी से शुरू करूंगा, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज से। इज इट ओके? ये पेज मैं पूरा करूंगा ताकि कंसिडरेशन तक तो वाइंड अप हो जाए। मेरा डाउट, सब बच्चे बोर्ड पे बताओ, वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन।
सेक्शन 25 बड़ी सिंपल सी भाषा में पूछता है कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिले या एक को। एज अ जनरल रूल दोनों को कंसिडरेशन मिलना चाहिए, बट कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे अगर एक पार्टी को कंसिडरेशन नहीं भी मिलेगी ना तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 पॉइंट्स। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। द जनरल रूल इज दैट एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज, हाउएवर देयर आर 6 एक्सेप्शन। पहली, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर दो लोगों में नेचुरल लव और अफेक्शन है, बुलेट 1, 4 कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है चारों लर्न करना। मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। क्लास, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, दो लोगों में नेचुरल लव था, बहुत क्लोज रिलेशन में थे, राइटिंग में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करते हैं तो एग्रीमेंट वैलिड होगा। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को बोला, सुनो जी मुझे इस बार मैरिज एनिवर्सरी पे नेकलेस दोगे। हस्बैंड, दोनों सीए कर रहे थे, शादी हो गई, अब सीए दोनों में से नहीं हुई लगता दोनों की, मैं अज्यूम करता हूं, तभी तो नॉलेज कम है ना। वाइफ कहती है मुझे इस बार मैरिज एनिवर्सरी पे नेकलेस दोगे। हस्बैंड कहता है दूंगा। हस्बैंड कह रहा सोशल एग्रीमेंट है, कौन से एनफोर्सेबल होता है। वाइफ कहती है सुनो जी कहाँ जा रहे हो। कह रहा है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कह रही है लिख के दोगे क्या, मुझे नेकलेस दोगे। हस्बैंड बोला सोशल एग्रीमेंट है, लिख के भी दे देंगे तो क्या हो जाएगा। लिख दिया हस्बैंड ने, आई विल गिव यू माय स्वीट हार्ट, आई विल गिव यू डायमंड नेकलेस ऑन दिस मैरिज एनिवर्सरी। कहती कहाँ जा रहे हो। कह रहा है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कह रही मुझे रजिस्ट्रार के ऑफिस छोड़ दोगे। कहता क्यों। कह रही 2 मिनट कुछ काम है। हस्बैंड ने कहा छोड़ दूंगा। वाइफ ने एग्रीमेंट को क्या करवा लिया, रजिस्ट्रार ऑफिस जाके रजिस्टर्ड। मेरा मैरिज एनिवर्सरी आई, हस्बैंड ने कोई नेकलेस नहीं दिया। बीवी ने बोला नेकलेस। कहता है यार तू भी ऐसे ही सोचती, कहां से दूं मैं तेरे को नेकलेस, कोई नहीं दे रहा। वाइफ ने केस लगा दिया कोर्ट में। हस्बैंड चौड़ा हो गया, आया क्या आता है सोशल एग्रीमेंट एक ही तारीख में रिजेक्ट हो जाएगा। पॉइंट 1, जज साहब बोले हाँ जी। कह रही जनाब इन्होंने ऐसे बोला था। जज साहब बोले क्या बोला था। कहता सर मैरिज एनिवर्सरी पे नेकलेस दूंगे। कहता भाई हस्बैंड बीवी को कह रहे नेकलेस दूंगा तो ये तो नेचुरल लव है तभी तो बोल रहे हैं, है ना। मेरा रोड फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई। बोला तुम दोनों कह रहे हैं हम हस्बैंड वाइफ है, यानी नियर रिलेशन भी है। कह रहे राइटिंग में है जनाब और रजिस्टर्ड है। जैसा बोले मिस्टर हस्बैंड चारों कंडीशन पूरी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। वो बोला सर सोशल है। जज बोला कोई सोशल नहीं है, सेक्शन 25 की पहली एक्सेप्शन है। अगर तुमने बोला है और चारों कंडीशन पूरी हो गई तो तुम्हारा और इसका एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें नेकलेस देना पड़े। कहता वो तेरे की सीए तो इकट्ठे कर रहे थे, तूने ये पॉइंट कब पढ़ लिए। कहते जब तो बाहर पानी पीने गया था। मेरा डाउट, क्या बात क्लियर है आपको ये वाली। फर्स्ट हेडिंग समझ आ गई। सेकंड, एग्रीमेंट। मेरा डाउट प्लीज देखो बच्चों, मेरे बच्चों तुम बुरा मत मानना, वो तो मजाक चल रहा है यार। कह रहा हमारे पे एग्जांपल बन रहे हैं क्या यार। सी आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम एंड आई डोंट वांट टू लर्न योर नेम्स। ये तो मजाक चल रहा है यार। क्लास हंसी मजाक से होनी चाहिए या सिंसेरिटी से, आप बता दो। मैंने अपनी तरफ से तो कोई सीरियस होके नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ा ही नहीं सकता। देखो बेटा मैं सीरियस होके नहीं पढ़ा सकता, ना मैं बैठता हूँ पढ़ाते समय, ना मैं सीरियस होके पढ़ाता हूँ। क्योंकि बीइंग अ थ्योरी पेपर, अगर मैं खुद सीरियस हो जाऊंगा ना तो मुझे यहाँ पे बच्चे उठाने पड़ेंगे बीच बीच में से, खराटों की आवाज आनी शुरू हो जाएगी क्लास में। अच्छा, सेकेंड, एग्रीमेंट टू पे फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विस। पास्ट वॉलेंटरी सर्विस, ध्यान से बात सुनना। पास्ट नहीं 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 नहीं, यहीं पर देखना, दिस इज नॉट पास्ट कंसिडरेशन। नो 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 नो, पास्ट वॉलेंटरी सर्विस। एग्जाम्पल, ये पंखा चल रहा था, मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरा उंगली ऊपर गई, टक कट के नीचे गिरते गिरते बची, लटक गई। मेरा एक बच्ची के पास इंपोर्टेड बैंडेड पड़ी थी, उसने निकाली वॉलेट में से और मुझे लाके दी और मैंने बांध ली। क्या बात क्लियर। मैं फटाफट डॉक्टर के पास गया, मेरी फिंगर बच गई। ठीक है, मेरा डाउट, अब बच्ची आई मेरे पास। हाँ, मैंने कहा बच्चे, कह रहे वो मैंने आपकी उंगली बचाई थी। मैंने कहा, कहती बैंडेड इंपोर्टेड थी। मैंने कहा बेटा सर इट वॉज फॉर $200। मैं कहा 16,000 रुपये की बैंडेड। कह रही नहीं सर 17,000 के, 85 रुपीज़ का डॉलर हुआ पड़ा है। मेरा डाउट, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मजाक नहीं, कंसेप्चुअल बात बताना। एम आई लीगली बाउंड टू पे फॉर इट। दो ऑप्शन देता हूं, ये मेरे लिए पास्ट कंसिडरेशन है क्योंकि इसमें मुझे फायदा हुआ। ऑप्शन 2, ये मेरे लिए कोई पास्ट कंसिडरेशन नहीं है क्योंकि ये मेरे डिजायर पे थोड़ी ना दी इसने, ये मेरे डिजायर पे दी इसने, या इसने खुद वॉलंटरी दी थी। वॉलंटरी दी पास्ट में। क्या बात क्लियर। वॉलंटरी सर्विस कभी कंसिडरेशन थोड़ी ना होती है, वो तो मेरे
डिजायर पे होती। अगर मैं कहता प्लीज किसी के पास बैंडेड है दे दो प्लीज, इंपोर्टेड है तो बहुत बढ़िया होगा दे दो, तो नाउ दिस बिकम माय डिजायर, यस और नो। बट ये मेरी डिजायर नहीं थी, उसने अपनी मर्जी से दी। दिस इज कमन फर्स्ट पास्ट वॉलेंटरी। क्या बच्ची ने पास्ट वॉलेंटरी सर्विस दी मुझे? क्या मैं, ये मेरे लिए कंसिडरेशन है या नहीं है? तो क्या ये मुझसे लीगली, ये जो 17,000 मांग रही है मेरे से, मैं लायबल हूं इसके लिए या नहीं हूं? मैं क्यों लायबल हूंगा? आपने मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं दी तो मैं क्यों दूं आपको? क्या बात कर? देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, आई एम सॉरी। मैं घर आया, मेरी मम्मा ने बोला बेटा ऐसा क्या तू कराया, दे दे उस बेचारी को पैसे, तेरे को उसने हेल्प करी, दे दे उसको पैसे। मैं कहा मम्मी देखो मैं लायबल तो नहीं हूं, आप कह रहे हो तो कोई बात नहीं। मैंने उसको फोन करके बुलाया, मैंने कहा सुन, कहती हाँ। मैंने कहा देख वैसे तो तेरे मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्या बात क्लियर, लेकिन मेरा मन कर रहा है तेरे को 18 क्या 21,000 देने का, मेरा मन कर रहा है, वैसे लायबल नहीं हूं, मेरा खुद का मन कर रहा है तेरे को देने का। कहते सर लिख के दोगे? मैंने कहा लिखवा ले। मैंने लिख के दिया। मैं इस बच्ची ने जो मुझे पास सर्विस दी है उसके लिए मैं इसको 21,000 अपनी मर्जी से देना चाहता हूं। लॉ कहता है अगर तुमने प्रॉमिस कर दिया देने का तो देना पड़ेगा। आई रिपीट माय वर्ड्स, मैंने प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें कितने पैसे दूंगा, 21,000। अगर मैंने ये प्रॉमिस कर दिया तो अब मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ध्यान से पढ़ना, पहली कंडीशन, सर्विस वॉज रेंडर्ड, फास्ट फास्ट बोलो, सर्विस इज रेंडर्ड फॉर दी प्रॉमिसर एग्जिस्टेंस में था जब सर्विस दी गई थी, और प्रॉमिसर इसके लिए क्या करना चाहता है दोस्तों, कंपनसेट। प्रॉमिसर कंपनसेट करना चाहता है। लास्ट वाला पॉइंट समझ आया? अगर मैं कंपनसेट करना चाहता हूं और मैंने एग्रीमेंट बोल दिया उसको, आई वांट टू कंपनसेट यू, अब लॉ कहता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैंने बोला तो मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। मेरा डाउट बच्चे बोलो, क्या फर्स्ट पॉइंट समझ आया? एक और एग्जांपल, इस पे बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है, शायद सीएस में एक बार क्वेश्चन आया। एक दाई ने एक बच्चे की, मम्मा की डिलीवरी के समय बड़ी हेल्प करी, बच्चा अच्छे से वो पैदा हुआ, दाई माँ ने बड़ी सेवा करी उस बच्चे की। हाथ, बड़ा कमजोर सा बच्चा था, उसके हाथ पैर दबाए, उसकी मालिश करी, वो बच्चा स्ट्रांग हो गया, बच्चा बड़ा हुआ। बच्चा कहता दाई माँ मैं आपको उस काम के लिए 2 लाख रुपए देना चाहता हूँ। अब सवाल आया, दाई माँ ने जो काम किया था बच्चे के जन्म पे, क्या वो पास्ट वॉलेंटरी था या बच्चे के डिजायर पे था? क्या वैसे बेटा बच्चा लायबल या नॉट लायबल? बट बच्चा प्रॉमिस कर रहा है। क्या बच्चे को जब वो सर्विस दी गई, क्या बच्चा एग्जिस्टेंस में था? आवाज नहीं आई? क्या बच्चे के लिए सर्विस दी गई थी? अब बच्चा कंपनसेट करना चाहता है तो क्या वैलिड है? आवाज नहीं आई? इट इज वैलिड। क्या मेरे बच्चों सेकेंड पॉइंट क्लियर है? थर्ड पॉइंट, एग्रीमेंट टू पे फॉर टाइम बार डेट। अब इसका मतलब कोई डेट 3 साल पुराना हो जाए और हमने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया तो वो टाइम बार हो जाता है। मैंने आपसे पैसे लेने 3 साल हो गए, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, ना कोर्ट में केस किया ना कुछ कहा, 3 साल से ऊपर हो गए तो वो टाइम बार हो गया। एग्जाम्पल, मैंने इनसे 50 लाख लेने थे, 3 साल से ऊपर हो गए, मैंने इसको कुछ नहीं कहा, जैसे 3 साल क्रॉस किए डेट क्या हो जाएगा, टाइम बार। अब मैं इससे रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि डेट लैप्स हो गया। हमारे देश में एक लॉ है लिमिटेशन एक्ट 1963, उसके तहत अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं तो 3 इयर्स के अंदर अंदर कोर्ट में केस करो, नहीं तो वो डेट लैप्स हो जाता है, अब आप पैसे नहीं ले सकते। 50 लाख लेना था, मेरा डाउट, मैंने इस पे कोई केस नहीं करा, 3 साल गुजर गए, डेट लैप्स हो गया, मैं इससे अब कुछ भी नहीं मांग सकता, मैं इस पे कोई कोर्ट में केस नहीं कर सकता। बट इसके अंदर इंसानियत थी। 4 साल बाद इसका खुद का फोन आया कि देखो सर आपका डेट तो टाइम बार हो गया बट मैं आपको देना चाहता हूं। इसने खुद बोला मैं देना चाहता हूं। लॉ मेकर कहते हैं अगर इसने ये बात मुझे किस में लिख के दे दी दोस्तों, तो अब ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है कि अब इसको देना पड़ेगा पैसा। आवाज नहीं आई? नेक्स्ट हेडिंग एजेंसी। सब बच्चे याद कराओ, एजेंसी पढ़ा होगा। मेरा डॉट, व्हाट वाज एजेंसी? कमन बोर्ड पे देखना जरा। अगर मैं किसी से काम करवाता हूं तो वो मेरा कौन है? जा यार मेरे लिए एक बर्गर ले आ, जब तो वो मेरा कौन बन गया? एजेंट। सब बच्चे बताओ, एजेंट अपने प्रिंसिपल के लिए काम करता है, क्या फ्री में सर्विस दे सकता है? क्या सैलरी लेगा? दोनों ऑप्शन है। लॉ कहता है अगर वो फ्री में सर्विस देना चाहिए अपने प्रिंसिपल को तो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच। कहता सर मैं आपको सर्विस दे रहा हूं तो मुझे कोई पैसे मत दे रहा आप। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में अगर एजेंट किस में काम करना चाहिए बेटा? फ्री में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नॉट वैलिड या वैलिड? गिफ्ट, आपका फेवरेट, अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया बदले में उसने आपको कुछ नहीं दिया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ये नहीं कि मैं अपना गिफ्ट वापस छीन के ले आऊं कि तूने तो गिफ्ट दिया नहीं, तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। नो,
गिफ्ट के केस में बायलैटरल होना जरूरी नहीं है, तुमने दे दिया उसने कोई गिफ्ट नहीं दिया तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। तो अगली बार किसी से गिफ्ट दो तो आस मत करना कि वो भी देगा। मेरा डाउट, पॉइंट नंबर 6, बेलमेंट। बेलमेंट क्या थी? जल्दी 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 आप बताओ। हम किसी को अपनी चीज यूज करने को देते हैं, मैंने अपनी कार अपने फ्रेंड को यूज करने को दी, दिस इज बेलमेंट। क्या मैं अपने फ्रेंड को फ्री में कार यूज करने को दे सकता हूं? ग्राशियस बेलमेंट बोलते हैं इसको। हाँ जी, मेरा डाउट, लॉकअप है, वैलिड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैरिटी। सब बच्चे बोर्ड पे देख के बताओ। मैं एक गुरुद्वारे में गया, मैंने गुरुद्वारे वालों को बोला आप ये बिल्डिंग बनाओ, कहते 50 लाख लगेगा। मैंने कहा मैं चैरिटी करूंगा। उन्होंने बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी एंड मौके पे मैं पीछे हट गया। मैंने कहा मैं चैरिटी कर रहा हूं, तुम क्या दे रहे हो? मैं नहीं दे रहा तुम्हें 50 लाख। उन चैरिटी वालों ने, गुरुद्वारे वालों ने मेरे पे केस कर दिया। उनका केस वैलिड है, क्योंकि जब आपने किसी को चैरिटी देने का प्रॉमिस किया और उस बेचारे ने लायबिलिटी इनकर कर ली, बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, अब आप पीछे, आपने बोला है तो आपको देना पड़ेगा। यहां पे आके बेटा हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। चैप्टर नंबर कौन सा है बच्चे? 3। तो मेरा डाउट, प्लीज अभी जरा बोर्ड पे देखना। आज हमने शुरुआत कहां से करी? कमन फास्ट। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज एग्रीमेंट, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये हम लोगों ने रीड करा। इसके बाद हम लोगों ने क्या उठाया बच्चों? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। और अभी हमने क्या पढ़ा बच्चे बताना? कंसिडरेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत आपको चीजें रिवाइज हुई। आपको अब घर जाके इसको अच्छे से एक बार, आपको ये नोट्स मिल गए हैं, ये नोट्स आपको मिल गए हैं। आई से टू द मैनेजमेंट कि ये नोट्स आपको फॉरवर्ड कर दे। ये नोट्स आप प्लीज इन नोट्स को रेफर जरूर करना, क्योंकि ये मॉड्यूल है। आप अपनी प्राइमरी बुक से ही पढ़ो, मैं मना नहीं करूंगा, इट्स अ वेरी गुड बुक, आप उसी से पढ़ो। बट साथ में एक समरी आपके हाथ में आ जाएगी ना, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि बहुत चीजें छोटी सी है, जल्दी से निपट सकती है। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो मैं इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल।